Hello everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So students NTA UGC NET पेपर 1 के फाइनल प्रिपरेशन के लिए क्विक रिवीजन टॉप 100 प्लस एमसीक्यू सीरीज में आपके लिए लेकर आई हूं, जिसमें से अपकमिंग एग्जामिनेशन में एज इट इज क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिल सकते हैं। हर एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको स्मार्ट ट्रिक्स बताऊंगी ताकि इस कम समय में भी आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स फटाफट से क्लियर हो जाएं। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसमें हम लोग पेपर 1 के सभी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 आपको जेआरएफ लेने में मदद करता है एंड इसके प्रिपरेशन के लिए रिवीजन क्रैश कोर्स हम लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम के पैटर्न और लेवल के अकॉर्डिंग बनाया गया है। इस क्रैश कोर्स में डेली लाइव लेक्चर्स के साथ हम आपको पेपर 1 कंप्लीट कवर करवाने की श्योरिटी देते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में सेपरेट सेशंस आपको मिलेंगे। फुल सिलेबस नोट्स यहाँ पर आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलते हैं, जिसको इजीली डाउनलोड करके आप लोग अपने मोबाइल फोन में भी यूज कर सकते हो। 60 प्लस मॉक टेस्ट की अगर बात करें तो इसमें कंप्लीट 10 यूनिट्स को कवर किया गया है एंड इसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे एंड इसमें से भी बहुत बार एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी हम प्रोवाइड करवाते हैं ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं। तो स्क्रीन पर दिए गए किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो एंड इसको अगर आप लोग 29 मई तक ज्वाइन कर लेते हो तो आपको इसके लिए बहुत ही अच्छा एक ऑफर में लेकर आई हूँ, यानी कि सिर्फ 999 रुपीज में आप इस क्रैश कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हो। तो आप आज ही इसको ज्वाइन कर लीजिए एंड फ्री वीडियोस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप कुछ इस तरह से प्ले स्टोर पर दिखेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। स्टोर सेक्शन पर जाकर आप सर्च बार में कोर्स का नाम लिख सकते हो। कोर्स का ओवरव्यू आपके सामने आ जाएगा। कंटेंट सेक्शन पर क्लिक करोगे सो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए फ्री वीडियोस है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी फ्री वीडियोस है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो यूनिट वाइज सेपरेट फोल्डर्स अवेलेबल है, जो कि आप सभी को डेफिनेटली इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में मदद करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स आज ही इस कोर्स का बेनिफिट उठाकर इस कम समय में भी अपने ड्रीम की ओर आगे बढ़ सकते हो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग फ्रॉम दी फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बोध स्तर शिक्षण जो होता है उसके लक्षण के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपको पता होना चाहिए कि 3 लेवल्स होते हैं टीचिंग के, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। सबके फीचर्स, लक्षण आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहला ऑप्शन है, द टीचर टेक्स द इनिशिएटिव इन ऑर्गेनाइजिंग सब्जेक्ट मैटर। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी यहाँ पर पढ़ सकते हो। इन स्ट्रक्चरिंग द वेरियस यूनिट्स एंड इन कंट्रोलिंग द प्रैक्टिस टेकन बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। सो इसमें बोला गया है कि टीचर जो है इनिशिएटिव लेते हैं, सबसे पहला कदम टीचर इसमें उठाते हैं कि सब्जेक्ट मैटर को वो ऑर्गेनाइज करते हैं, डिफरेंट यूनिट्स जो होती हैं उसको वो अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में फॉर्मेट करते हैं एंड प्रैक्टिस स्टूडेंट्स की कैसे होनी चाहिए उस चीज को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग लेवल में कहा गया है। दूसरा ऑप्शन बोलता है, इट इज बेसिकली डिवोटेड टू हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन सीइंग ऑफ रिलेशनशिप एंड टूल यूज ऑफ अ फैक्ट। सो इसमें ये कहा गया है कि स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि कैसे वो दो चीजों के बीच में, दो फैक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर सके। तीसरा बोलता है, इट इज डायरेक्टेड एट प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन अ कोलैबोरेटिव मैनर, यानी कि समस्या कैसे उत्पन्न होती है और उस समस्या का निवारण कैसे किया जाए, इन सब चीजों के बारे में स्टूडेंट्स को इस लेवल पर सिखाया जाता है। चौथा ऑप्शन बोलता है, इट इज एम्ड एट द कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ आइडियाज एंड फैक्ट्स, यानी कि विचारों और तथ्यों के संप्रत्ययीकरण की चेष्टा करता है। लास्ट ऑप्शन है, द पर्पस इज टू प्रमोट ऑटोनॉमी इन द लर्निंग प्रोसेस थ्रू सेल्फ रेगुलेशन, यानी कि इसमें स्टूडेंट्स को स्वनियंत्रण सिखाया जाता है कि खुद से कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे इस प्रोसेस को अचीव करना है, ये सब चीजें सिखाई जाती हैं, ये इसमें कहा गया है। सो देखो करेक्ट आंसर क्या है, डायरेक्टली मैं आंसर पे जाती हूँ, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 2 एंड 4। 2 एंड 4 देखो। सो सबसे पहले मेमोरी लेवल मैंने आपको बताया है कि बेसिक लेवल होता है, उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे अंडरस्टैंडिंग यानी कि बोध स्तर शिक्षण। इसमें क्या होता है, मेमोरी लेवल में जो कुछ भी चीजें हम लोगों ने सीखी हैं उन चीजों को हम समझने लग जाते हैं कि एक्चुअल में उसको यूज कहाँ करना है। और बहुत बार कीवर्ड मैं आपको बता चुकी हूँ, जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा फैक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप, जब एक स्टूडेंट समझने लग जाता है, बातों के बीच में रिश्ता बना करके वो चीजों को और डिटेल में समझने लग जाता है, इसका मतलब है कि वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में पहुंच चुका है, ठीक है। और ये वाला जो कीवर्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रॉब्लम रेजिंग, ये होता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, ये रिफ्लेक्टिव लेवल का कीवर्ड है।
ठीक है। एंड जब भी आइडियाज और फैक्ट्स को वो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करना शुरू कर देते हैं, यानी कि उसको समझ कर उसको एग्जैक्ट यूज करना सीख जाते हैं, तो वो भी अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। सो इस अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4। Next question is, a teacher in a particular college assigns percentile ranks to indicate his or her students' performance in the unit test conducted. So जो भी हमारे unit test होते हैं उसमें ये कहा गया है कि टीचर ने क्या किया, percentile rank students को assign कर दिया, ठीक है। What type of assessment? So कौन से टाइप की assessment यहाँ पर हुई? अब देखो, जो assessment के 4 टाइप्स होते हैं वो सभी ऑप्शंस में है। मैं पहले आपको वन बाय वन डिटेल में बताती हूँ। ओके, सो देखो, फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है ये क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट जो कक्षा के दौरान टीचर्स बच्चों में से क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे मैंने कक्षा के दौरान आप लोगों से पूछ लिया कि हाँ, जो आज तक हमने पढ़ा, आज के शुरू के 2 मिनट में जो हमने पढ़ा वो मुझे एक्सप्लेन करके बताइए। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो फॉर्मेटिव होते हैं। समेटिव होते हैं जो कि सेशन के बिल्कुल एंड में होते हैं, जो हमारे फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस की। इसमें क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है एंड उस क्राइटेरिया को मैच जो बच्चा करेगा उसको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे कि मैंने क्राइटेरिया रख दिया 60%, जैसे कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में या फिर किसी भी सेट एग्जामिनेशन में अगर हम लोग ये मानकर चलते हैं कि क्राइटेरिया है कि अगर आपके 50% से ज्यादा है तभी आप एलिजिबल हो, तो ये क्राइटेरियन रेफरेंस में होता है। इसके इसके ज्यादा यानी कि इस क्राइटेरिया को जो मैच करेगा उसका यहाँ पर इस तरीके से वैल्यूएशन होता है। एंड यहाँ पर नॉर्म रेफरेंस यानी कि मानक संदर्भित जो है वो करेक्ट आंसर है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है? ये इवैल्यूएशन का एक टाइप होता है इन विच परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इज ascertained by comparing in relation with hypothetical average students. So उसमें क्या होता है, एक स्टूडेंट की दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपैरिजन किया जाता है, एक नॉर्म यहाँ पर मानक रख दिया जाता है। ओके, तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हो। थ्योरी सेशन में हमने डिटेल में डिस्कस किया है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको ट्रिक्स के साथ फटाफट से आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने पुराने लेक्चर्स अभी तक मेरे नहीं देखे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं पर्सनली आप लोगों के साथ अपने सारे वीडियोस के लिंक शेयर करूंगी जहां पर एग्जाम्पल्स के साथ ये सारी चीजें शेयर की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रोसीजर्स इज कंडक्टेड ड्यूरिंग एन इन प्रोग्रेस टीचिंग लर्निंग सेशन? सो इन प्रोग्रेस टीचिंग लर्निंग सेशन यानी कि जब टीचिंग लर्निंग चल रही होती है उस दौरान जो इवैल्यूएशन होता है वो कौन सा इवैल्यूएशन होता है? सो वो मैंने आप लोगों को अभी बताया, ये होता है हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यानी कि निर्माणात्मक इवैल्यूएशन, ठीक है। कक्षा के दौरान चाहे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं या फिर क्लास के एंड में भी जो हम पूछते हैं ना कि ओवरऑल क्लास के सेशन को आज कंक्लूड करके बताओ, तो वो सब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आता है, ठीक है। समेटिव मतलब समरी, समरी यानी कि फाइनल एग्जाम्स के बाद, सब कुछ खत्म होने के बाद। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई दोज टीचिंग स्ट्रेटेजीज विच आर लर्नर सेंटर्ड। सो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच क्या होता है ये आप लोगों को सबसे पहले मैं बता देती हूँ। Learner-centered methods are those methods or approaches which view learners as active agents. इसमें लर्नर्स कौन होते हैं? एक्टिव एजेंट्स होते हैं। सो जिस भी प्रोसेस में लर्नर्स यानी कि स्टूडेंट्स बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये होती है कि इसमें फीडबैक भी हमेशा रहता है, ठीक है। सो जहां पर भी ये सब चीजें होती हैं वहां पर क्या होता है, वो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होता है। सो वन बाय वन हम देखते हैं हर एक चीज को। सबसे पहला है कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि सहकारी अधिगम, टीम टीचिंग, लेबोरेटरी बेस्ड प्रोजेक्ट्स, पेयर शेयर डिस्कशन, लेक्चरिंग विद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर है, देखो कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है, इसमें स्टूडेंट्स को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके आपस में बातचीत करके कम्युनिकेट करके लर्निंग सिखाई जाती है। एंड इसमें बातों से ही पता चल रहा है कोऑपरेट लर्निंग यानी कि आपस में कोऑपरेट करके एक साथ एक दूसरे की मदद करके बच्चे कुछ सीख रहे हैं। जहां पर स्टूडेंट्स एक्टिव हैं वो एक लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्टिव हैं। सो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ओके, उसके बाद आ जाता है टीम टीचिंग, ठीक है। सो टीम टीचिंग में तो बहुत सारे टीचर्स होते हैं। क्या होता है कि मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स की क्लास है और यहाँ पर 3 टीचर्स आ जाएंगे और आधे आधे करके अपने टॉपिक्स क्लियर करेंगे। सो इसमें स्टूडेंट्स को सिर्फ बैठना है। बेसिकली इस तरह की के मेथड में जो है वो लेक्चर
मेथड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। सो ये करेक्ट आंसर नहीं है। थर्ड आ जाता है लेबोरेटरी बेस्ड प्रोजेक्ट। सो आपको पता है केमिस्ट्री लैब्स में जो प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं वो लैब बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स खुद प्रैक्टिकल करते हैं। सो ये भी करेक्ट आंसर है ए एंड सी। सो आप देख सकते हो ए एंड सी, इस वाले ऑप्शन में भी ए एंड सी है, इस वाले ऑप्शन में भी ए एंड सी है। सो बी को तो हम रिजेक्ट कर चुके हैं, सो इसको हम पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। इसमें ए नहीं है तो इसको भी एलिमिनेट कर देंगे, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। सो इस तरीके से अगर आप लोग आंसर ढूंढते हो ना इस तरीके के क्वेश्चन में तो आपको इजी हो जाएगा। सो ऑप्शन डी बोलता है पेयर शेयर डिस्कशन। सो इसमें क्या होता है, ग्रुप्स बना दिए जाते हैं एंड उनको बोला जाता है, जैसे कोई टास्क दे दिया, टास्क का थोड़ा सा काम ये स्टूडेंट करेगा, दूसरा काम ये स्टूडेंट करेगा, तीसरा काम ये स्टूडेंट करेगा, फिर तीनों मिल करके उसको कंबाइन करेंगे, मर्ज करेंगे और उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। पेयरिंग भी हुई, शेयरिंग भी हुई और डिस्कशन भी हुआ। सो ये है करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, लेक्चरिंग विद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये भी एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच होता है। इसमें टीचर ही बोलते हैं, स्टूडेंट सिर्फ बैठकर सुन रहे होते हैं, ठीक है। एंड लर्नर सेंटर में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि फीडबैक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा है एंड आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। एंड किस यूनिट पर आप चाहते हो नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊं, किस टॉपिक पर मैं एमसीक्यूज लेकर आऊं, वो भी बता दीजिए, मैं जरूर आपके रिक्वेस्ट को पूरा करूंगी। ओके, सो नेक्स्ट आ जाता है फिर रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। Reflective level teaching is different from memory level because the pattern of communication that is involved in reflective level is basically what? So इसमें कहा गया है कि मेमोरी लेवल यानी कि विमर्शी स्तर शिक्षण और स्मृति स्तर शिक्षण, ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्टिव लेवल में किस चीज को इन्वॉल्व किया जाता है, क्या ये लीनियर होता है, मतलब एक पॉइंट से शुरू हुई कम्युनिकेशन एंड इस तरीके से लीनियर कम्युनिकेशन, बॉटम अप यानी कि लोअर लेवल से हम अपर लेवल की ओर जा रहे हैं, क्या रिफ्लेक्टिव लेवल में ऐसा होता है। नेक्स्ट है इंटरेक्शनल, ठीक है, अंतरक्रियात्मक यानी कि इस तरीके से क्रॉस सेक्शनल इसमें बात हो रही है, इंटरेक्शन भी होगी, इंटरेक्शनल बोला गया है, ठीक है, इंटरेक्शन नहीं है, इंटरेक्शनल है, इन चीजों में कंफ्यूज मत होइएगा। एंड नेक्स्ट है ट्रांजेक्शनल यानी कि क्रियान्वितिकारी। ओके, सो यहाँ पर ये बोला गया है। अब देखो, सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर बताती हूँ, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ट्रांजेक्शनल। सो एग्जाम्पल क्या है ट्रांजेक्शनल मॉडल का, ये है फेस टू फेस मीटिंग। फेस टू फेस मीटिंग्स जो होती हैं, टेलीफोन कॉल्स जो होते हैं, चैट जो हम लोग करते हैं, इंटरेक्टिव ट्रेनिंग्स जो होती हैं, ये सारी क्या है, ये आपके ट्रांजैक्शनल मॉडल के एग्जांपल्स हैं। ट्रांजैक्शनल मॉडल्स में क्या होता है बेसिकली, इसमें हम जनरली रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को यूज करते हैं, इसमें फीडबैक भी होता है। अब जैसे फेस टू फेस में आपको पढ़ा रही हूँ तो जो भी चीजें मैंने आपको बताई आप उसका फीडबैक दोगे, या आप मुझसे पूछोगे, या आपको कोई डाउट है मैं आपसे पूछूंगी, ये सारी चीजें इसमें चली रहती है, ट्रांजैक्शन होती रहती है, यानी कि एक ने कुछ बोला फिर दूसरा कुछ बोलेगा, फिर सामने से बात आएगी, इस तरीके से ट्रांजैक्शन होती रहती है। जैसे कि कॉल, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है टेलीफोन कॉल, ट्रांजैक्शनल बात होती है, एक ने कुछ बोला दूसरे ने रिप्लाई किया, दूसरे ने कुछ बोला पहले ने रिप्लाई किया। सो इसीलिए रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग को हमेशा ट्रांजैक्शनल बोला जाता है। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज मैं और आपको बता देती हूँ कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग होता है इसको और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है, यानी कि आत्मनिरीक्षण स्तर भी इसको कहा जाता है। नोट कर लीजिए, थोड़ा सा राइटिंग पे मत जाइएगा, आत्मनिरीक्षण स्तर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई दोज फीचर्स विच आर एसोसिएटेड विद इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज। सो इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं ये आप लोगों को मैं बता देती हूँ। ये वो अप्रोच होती है दैट आर स्ट्रक्चर्ड, sequenced and led by teachers whereas indirect are not। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दी जाती है, टीचर का ही इसमें मेजर रोल हमेशा रहता है, ठीक है, संचरित होती है, अनुक्रमित होती है और शिक्षकों के नेतृत्व में ही इसको किया जाता है। तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, देखो पहली स्टेटमेंट बोलती है गाइडेड स्टूडेंट प्रैक्टिस, यानी कि इसमें स्टूडेंट्स को अच्छे से गाइड किया जाता है। सो क्या इसमें किया जाता है या नहीं किया जाता, जल्दी से बता, इसको नोट कर लीजिएगा जो भी आपका आंसर होगा। सो इसको बिल्कुल
भी ये गलत है, ठीक है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से। उसके बाद फिर आ जाता है फोकस ऑन कॉन्सेप्ट एक्विजिशन थ्रू क्वेश्चन आंसर सेशन। सो क्वेश्चंस और आंसर की मदद से प्रश्न उत्तर पूछ करके वहां पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाने की कोशिश की जाती है। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सो देखो ए है, यहाँ पर ए हमने रिजेक्ट कर दिया तो इस स्टेटमेंट को हम पहले ही काट देंगे। बी है, इसमें बी नहीं है तो इसको भी कट कर देंगे। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस मटेरियल इन स्मॉल इजी टू मेक स्टेप्स। सो इसमें स्मॉल स्टेप्स में किसी भी चीज को प्रेजेंट नहीं किया जाता तो इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। तो बी के बाद सी है, सी को रिजेक्ट कर दिया, यानी कि ऑप्शन भी गलत हो गया। प्रॉब्लम बेस्ड प्रेजेंटेशन यहाँ पर होती है एंड पार्टिसिपेटरी एंड कोलेबोरेटिव मूव स्ट्रेस यहाँ पर किए जाते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। सो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बी, डी एंड ई ओनली, ठीक है। स्टूडेंट जो है बहुत सारे तरीके से इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी के अंदर सीख सकते हैं। वो एक दूसरे के स्टाइल से लर्न कर सकते हैं, एक दूसरे के बोलने के तरीके से लर्न कर सकते हैं। इसमें इंस्ट्रक्शन का एक तरीका इंडक्टिव और डिडक्टिव इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज भी होती हैं, इसको याद रख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको बता देती हूँ कि किसी भी नेट या सेट एग्जामिनेशन के पेपर 2 की तैयारी के लिए आपके लिए स्टडी मटेरियल हम लेकर आए हैं। इस स्टडी मटेरियल में आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज हम प्रोवाइड कराते हैं। ये एमसीक्यूज आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में एज इट इज आपको जरूर देखने को मिलेंगे एंड इसके अलावा इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी आपको बहुत ज्यादा मदद करते हैं। सो सब्जेक्ट का नाम अपने यहाँ पर देखिए, इस लिस्ट में गिवन है एंड इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इसका डेमो सेशन भी देख सकते हो। डेफिनेटली आपको पसंद भी आएंगे एंड आपके लिए बेनिफिशियल भी है। इसके लिए सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, वो भी सिर्फ 1280 रुपए, तो आप आज ही इसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट आ जाता है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 बोलती है द यूज ऑफ आईसीटी इन ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम इन द यूनिवर्सिटीज हैज द पोटेंशियल टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स। यानी कि विश्वविद्यालयों में शिक्षण अधिगम कार्यक्रमों को आयोजन करने में आईसीटी के प्रयोग में अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की क्षमता है। सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ, आईसीटी यानी कि कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब चीजें। ओके, सो आईसीटी का जब भी हम यूज करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है, यूनिवर्सिटी के द्वारा अगर यूज किया जाता है तो वो लर्निंग आउटकम्स को और क्लियर बना सकते हैं। यानी कि अगर हम इंटरनेट की मदद से, वीडियो ग्राफिक्स की मदद से बच्चों को कुछ समझाएं तो वो जल्दी भी समझेंगे और लंबे समय तक चीजों को याद भी रखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट बोलती है Formative assessment provides support to enhancing the quality of teaching learning sessions। देखो, तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हम लोगों ने पढ़ लिया है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मैंने आप लोगों को बताया कक्षा के दौरान जो चीजें होती हैं। सो इसमें क्या रहता है, इसमें बोला गया है कि टीचिंग और लर्निंग की जो क्वालिटी है उसको ये अच्छा और एनहांस करने में मदद करता है, उसकी गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करता है। सो दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं आप लोगों से साथ-साथ में, जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ अपने सेशंस में कि मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये सेशन पसंद आ रहा है या नहीं, मैं इसको कंटिन्यू करूँ या नहीं। तो ये क्या है, मैं आप लोगों से कुछ पूछ रही हूँ, आप लोग अगर इसका रिप्लाई करोगे तो मैं अपने आप को और बेहतर बना सकती हूँ। आप लोगों के लिए और एफर्ट्स करने के लिए मैं रेडी रह सकती हूँ, ठीक है? और आईसीटी, वीडियो, ग्राफिक्स, एग्जाम्पल्स, इनकी मदद से अगर आपको पढ़ाएँगे तो आप लोगों की लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो मेरे वीडियोज़ हैं, थ्योरी सेशन स्पेशली, उसमें मैं इमेजेस और आपको फोटोज, वीडियोस की हेल्प से चीजें समझाती हूँ एंड आप लोग डेफिनेटली उसको कम समय में एक बार पढ़कर भी लंबे समय तक याद रख सकते हो। तो यही इस क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट मटेरियल इन लर्निंग यूज द प्रोसीजर्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन स्किनर एंड क्रोवर्ड प्रिंसिपल्स। सो स्किनर एंड क्रोवर्ड प्रिंसिपल का यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोगों से पूछा गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, ठीक है। ओके, ठीक है। सो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एंड 3, ब्रांचिंग प्रोग्राम बेस्ड मटेरियल। यानी कि एक ब्रांच यहाँ पर ऐसे कहा गया है कि अगर हम एक चीज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं तो दूसरी चीज जो है वो अगर उसी से लिंक्ड है तो कहीं ना कहीं उनके बीच में कनेक्शन होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स अगर पढ़ रहे हैं तो वो इजीली चीजों को लिंक कर सके। नेक्स्ट है लीनियर प्रोग्राम बेस्ड मटेरियल। ओके, यानी कि रैखिक अभिक्रम आधारित सामग्री। सो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेशली नेट एग्जाम में। सेट में एक्सपेक्टेड ज्यादा नहीं है, फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं इस पे एक स्मार्ट ट्रिक्स वाली वीडियो आपके लिए शॉर्ट्स लेकर आऊंगी, शॉर्ट वीडियो लेकर आऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी टीचर एडमिनिस्टर्स
सेल्फ मेड टेस्ट फॉर समेटिव इवैल्यूएशन। सो समेटिव इवैल्यूएशन मैं बता चुकी हूँ, यूनिवर्सिटी टीचर ने क्या किया, एक सेल्फ मेड टेस्ट बनाया है समेटिव इवैल्यूएशन के लिए अपने स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट्स इज फाउंड टू बी पॉजिटिवली स्क्यूड। व्हाट inference he or she should make about the difficulty level of the test। so टेस्ट की डिफिकल्टी लेवल जो है वो उनको क्या रखकर चलनी चाहिए। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द टेस्ट इज डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये ऐसा क्यों बोला गया है? पॉजिटिवली स्क्यूड जो होता है इसको राइट स्क्यूड भी बोला जाता है, ठीक है, इसको राइट स्क्यूड भी बोला जाता है। राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन का ही टाइप होता है इन विच मोस्ट ऑफ द वैल्यूड आर क्लस्टर्ड अराउंड द लेफ्ट टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन व्हाइल द राइट टेल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन्स लॉन्गर। ठीक है, लेफ्ट टेल के कंपैरिजन में राइट टेल, राइट साइड हमेशा उसकी लंबी रहती है। एंड ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है लेफ्ट स्क्यूड अगर होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या है, द मीन इज लेस देन द मीडियन। ठीक है, मीन मीडियन से इसमें लेस रहता है हमेशा अगर इसकी बात करें। सो द टेस्ट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स बिकॉज द मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स प्रोबेबली विल स्कोर क्वाइट लो एंड ओनली फ्यू स्टूडेंट्स विल स्कोर हाई। ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पर इसको पॉजिटिवली स्क्यूड। देखो स्टूडेंट्स, मैं रिलेट करना बताती हूँ, अभी तक तो आपको आई नो समझ नहीं आया होगा अगर पहली बार पढ़ रहे हो। राइट स्क्यूड का मतलब है कि पॉजिटिवली स्क्यूड यहाँ पर चीजें हो रही हैं। इसका मतलब है, देखो टेस्ट डिफिकल्ट था स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि इन्होंने इसी रिजल्ट में से ये बता दिया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है उनका स्कोर काफी इसमें लो रहा है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत कम स्टूडेंट्स ने यहाँ पर क्या किया है, हाई स्कोर किया है। लेस स्टूडेंट्स ने हाई स्कोर किया है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का स्कोर कम है। इसका मतलब है ज्यादातर बच्चे किस तरफ चले गए, राइट स्क्यूड हो गए, ज्यादातर बच्चे पॉजिटिव स्क्यूड हो गई। सो इसीलिए इसका मतलब हमने निकाल दिया कि टेस्ट जो था वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। तो इस तरह से इन चीजों के बीच में रिलेशनशिप लिया जाता है। एक क्वेश्चन की मदद से ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, सो इसीलिए थ्योरी सेशंस का लिंक आप लोग मुझसे कमेंट करके मांग सकते हो, आप लोगों के लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आज का ये सेशन आप लोगों को पसंद आया है, कंटिन्यू करना चाहते हो तो मुझे मोटिवेटेड रखिए, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल। सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जॉब ऑफ डीएनएस। सो डीएनएस क्या होता है, ये कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम्स ये होते हैं। सो इसका रोल क्या होता है, ये नेम को डिस्प्ले करता है, फाइल्स को ट्रांसफर करता है, आईपी एड्रेस को डिस्प्ले करता है, या फिर नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर है आईपी एड्रेस डिस्प्ले। सो आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी सेम रहेगी चीजें। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल ये क्या होता है, हर एक कंप्यूटर सिस्टम का एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे हर एक इंसान का अलग से एक आधार नंबर होता है ना उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, हर एक सिस्टम का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। Next question is, which of the following are self-replicating malicious code independent of the action of the user but slow down the processes on entering a network? तो इसमें ये कहा गया है कि वो कौन सी चीज होती है जो कि अगर आप लोगों के कंप्यूटर के अंदर एक बार चली जाए तो वो अपने आप की कॉपी खुद से बनाती जाती है। यानी कि एक चीज जाती है तो उसकी दो कर देगी, दो से वो चार हो जाएंगे, चार से वो उसको और डबल करता जाएगा, अपने आप को वो डुप्लीकेट करता जाता है, रेप्लिकेट करता जाता है, चाहे उसमें यूजर ने यानी कि कंप्यूटर यूज करने वाले का कोई हाथ हो या ना हो। एंड उसके होने से क्या होता है, कंप्यूटर में अगर हम नेटवर्क कनेक्ट करते हैं तो वो उसकी स्पीड को भी कम कर देता है। सो इसका करेक्ट आंसर है वायरस। आप सभी ने वायरस के बारे में जरूर सुना होगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जहां पर हम लोग इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपका मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन्स में भी वायरस आ जाते हैं। कई बार आप कोई डाउनलोड करते हो गाना या फिर किसी ऐसी वेबसाइट पर जाते हो जो कि हार्मफुल बताते हैं, तो वहां से आपके सिस्टम में वायरस आ जाता है। एंड वायरस, अगर एक वायरस भी आता है तो वो अपने आप को बढ़ाता जाता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम मीन्स व्हाट। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैम और रोम में से आप लोगों को एग्जाम में जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो रैम की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है, वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए सेम रहेगी।
रैंडमली अगर हम लोगों को मेमोरी को एक्सेस करना है तो उसके लिए रैम हम लोगों को मदद करता है, ठीक है। सो इसी के साथ स्टूडेंट्स एक होमवर्क क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, रैम से ही रिलेटेड है। तो होमवर्क क्वेश्चन ये है कि रोम क्या होता है, ROM, रोम क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो भी क्या कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और कमेंट कीजिए। इससे क्या होगा, आप लोग दूसरे स्टूडेंट्स की भी मदद करोगे एंड कमेंट करके मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपने आंसर सही दिया है या फिर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा इन अ कंप्यूटर कैन बी रिप्रेजेंटेड एट। सो कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा होता है, जैसे इमेजेस है, फाइल्स है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी आपका सॉन्ग हो सकता है, वो किस फॉर्मेट में कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करता है, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, बाइनरी या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बाइनरी। बाइनरी क्या होता है, देखो अब जैसे मैंने कंप्यूटर में ए लिख दिया या फिर मैंने कंप्यूटर में अपना नाम लिख दिया अंकिता, ठीक है। सो होता क्या है, कंप्यूटर अंकिता को नहीं समझता, कंप्यूटर को नहीं पता ABCD क्या होता है। कंप्यूटर सिर्फ समझता है बाइनरी लैंग्वेज, एंड बाइनरी लैंग्वेज किस फॉर्मेट में होती है, सिर्फ 0 एंड 1 के फॉर्मेट में होती है। अब आप बोलोगे कि ए को कंप्यूटर 0 या 1 के फॉर्मेट में कैसे आइडेंटिफाई करेगा, इस पे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को आगे क्वेश्चन में बताऊंगी कि कैसे कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है और कैसे इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो फिलहाल ये याद रखिए कि कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा होता है, कंप्यूटर जो भी लैंग्वेज समझता है, वो होती है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज। ओके, एक चीज यहाँ पर एक्स्ट्रा आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि कभी भी एग्जाम में आप लोगों को कोई टर्म 1 1 0 0 इस तरीके से आए, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में कोई भी टर्म हो और उसके बेस में छोटा सा 2 लिखा हो, इसका मतलब है कि वो बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी नंबर है जिसके बेस में 16 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है। डेसिमल नंबर होते हैं जिसके भी बेस में 10 लिखा होता है, तो वो होते हैं आपके डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन। किसी भी ब्रैकेट में ऐसे छोटा सा 8 लिखा होगा तो वो होंगे आपके ऑक्टल नंबर्स। तो आप लोगों ने ये 4 नंबर सिस्टम्स को याद रख लेना है। आगे डिटेल में कैसे क्वेश्चंस आते हैं हम बहुत अच्छे से आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डिंग सोर्स ऑफ डेटा। सो रिकॉर्डिंग सोर्स ऑफ डेटा क्या है, डेटा का रिकॉर्ड करने का एक तरीका जो होता है वो क्या है, बुक्स में डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल, मैगजीन, न्यूज़पेपर यानी कि पत्रिका जो होती है, मैगजीन, समाचार पत्र या फिर इंटरनेट क्लिपिंग्स जो होती हैं, किसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। सो ऑल ऑफ दी अबव आर दी करेक्ट आंसर। आपको कोई नॉलेज है आप उसको लिख करके एक बुक बना सकते हो, मैगजीन, जर्नल या न्यूज़पेपर में उस डेटा को दे सकते हो, इंटरनेट में उसको सेव कर सकते हो, तो इसीलिए करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि एनटीए यूजीसी पेपर 1 के साथ साथ आपको पेपर 2 पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। पेपर 2 ऑलरेडी हमने पढ़ा होता है एंड इस एग्जाम में अगर हम लोग थोड़ा सा और ध्यान देते हैं, यूजीसी नेट के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, तो आप लोग एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। सो पेपर 2 प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम लेकर आए हैं, जिसमें आपको पेपर 2 के फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज हम प्रोवाइड करवाते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो एमसीक्यूज हैं, ये एमसीक्यू सीरीज आप लोगों को ना सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने में मदद करेगी, बल्कि इसके बाद जो आप लोगों का इंटरव्यू होगा वो क्वालिफाई करने में भी आपको बहुत मदद करेगा। तो स्क्रीन पर देखिए, अपने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कीजिए एंड इन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए सिर्फ एक बार फीस देनी है 1280 रुपए एंड लगातार आप लोग लाइफ टाइम इस स्टडी मटेरियल, इस पीडीएफ का फायदा उठा सकते हो। सो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट। सो देखो, जहां पर भी हाइब्रिड की बात आती है, हम लोग आईसीटी पढ़ रहे हैं ना, आईसीटी क्या होता है, कंप्यूटर, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। सो जब भी हम लोग आईसीटी के अंदर हाइब्रिड की बात करते हैं, मतलब कि दो चीजों को मिला करके जब एक ही यूनिट बन जाती है तो उसको हाइब्रिड बोला जाता है। सो हाइब्रिड क्या होता है, दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, दो कंप्यूटर्स का कॉम्बिनेशन होता है एंड वो कंप्यूटर है एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। सो अभी तक हम लोग जो कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं वो होते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स, और एनालॉग कंप्यूटर्स कुछ इस तरह से हम लोगों को नजर आते हैं। ओके, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में कम समय है इसलिए ये क्विक रिविजन मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। फटाफट से इसको देख लीजिए एंड अगर आप हमारे पेड स्टूडेंट्स हो, आपको ये पीडीएफ ग्रुप में चाहिए, तो आप लोग एक बार ग्रुप में मैसेज जरूर कर दीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट है, MICR डिवाइसेस कैन रीड व्हाट। सो MICR का मतलब क्या होता है,
MICR होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, रिकॉग्निशन हो सकता है या फिर रीडर भी हो सकता है। दोनों में से अगर दोनों ऑप्शन एग्जाम में होंगे तो रीडर पे जाइएगा, ठीक है। सो MICR डिवाइस किसको रीड करते हैं? देखो आप सभी ने चेक तो देखे होंगे, है ना। बैंक्स में जो चेक जाते हैं, चेक के ऊपर एक स्पेशल इंक होती है जिससे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। उस इंक को रीड करने के लिए ये डिवाइस होती है जिसको MICR बोला जाता है। मैग्नेटिक इंक होती है, उसके जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उसको रीड करने के लिए जो डिवाइस है उसका नाम है MICR। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इथरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो इथरनेट किसका एग्जाम्पल है? लैन, मैन एंड वैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके आंसर पे जाने से पहले आपको फुल फॉर्म्स बता देती हूँ। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। हिंदी मीडियम के लिए भी सेम चीजें रहेंगी, ICT में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। मैन का मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, सो ये 3 तरीके के नेटवर्क्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एक तो इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, ऊपर से दूसरी चीज होती है कि मान लीजिए कि ये मेरा एक ऑफिस है, ठीक है। इस ऑफिस में हर एक फ्लोर सिर्फ मेरी ही कंपनी का है, ग्लोबल ऑनलाइन कंपनी का ही है। सो यहाँ पर अगर हम एक अपना ही नेटवर्क बनाते हैं, इस कंपनी में कम से कम 200 कंप्यूटर्स हैं लगे हुए, ठीक है। सो यहाँ पर अपने ही कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए एक नेटवर्क हमने बना दिया, तो वो होता है लैन नेटवर्क। छोटा नेटवर्क है जिसका एरिया सिर्फ एक बिल्डिंग, एक रूम, एक फ्लोर तक का हो सकता है। मैक्सिमम एक बिल्डिंग आप कैप्चर कर सकते हो। लैन के बाद आता है मैन। अब मैन मैन क्या होता है? देखो आप लोगों ने केबल टीवी सुने होंगे, तो ये जैसे एक लैन है, एक बिल्डिंग है, ये लैन 2 है, ये लैन 3 है, ये लैन 4 है, ठीक है। ये सभी लैंस को मिला करके एक बड़ा नेटवर्क बन गया, ये सब आपस में कनेक्टेड है। इसको मिला करके एक बड़ा नेटवर्क बन गया जिसको मैन बोला जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में कैंपस होते हैं। एक मान लीजिए वहां पर आप लोगों का डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है। एक आप लोग ये मान सकते हो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, एक हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स का डिपार्टमेंट है, कोई और डिपार्टमेंट है। सबके अपने अपने नेटवर्क है, उन सबको मिला करके एक पूरा कैंपस का नेटवर्क जो बनेगा उसको मैन बोला जाता है। केबल टीवी वाले भी ऐसे करते हैं कि घर एक एक बिल्डिंग को मिला करके नेटवर्क बनाएंगे और पूरी सिटी को कवर कर लेंगे। वाइड एरिया नेटवर्क का एक बेस्ट एग्जाम्पल है इंटरनेट, ठीक है। हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं पूरे वर्ल्ड में, कहीं भी जाओ इंटरनेट में www एक टर्म होती है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। सो वर्ल्ड वाइड वेब ये है वो वाइड। ओके, सो इसका मतलब है इंटरनेट, जो कि हम कहीं भी, किसी भी कंट्री, किसी भी एरिया, किसी भी कॉन्टिनेंट में जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है इथरनेट। जो एग्जाम्पल है वो किसका है? लैन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर द कंप्यूटर्स आइडेंटिफाइड ऑन द इंटरनेट। सो इंटरनेट में मैंने आप लोगों को अभी बताया, एक क्वेश्चन हमने कवर किया कि इंटरनेट से जो भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं उसको हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हर एक पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए उनका आधार कार्ड है, और कंप्यूटर जो इंटरनेट को यूज कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए IP एड्रेस होता है। हर एक सिस्टम का यूनिक एड्रेस होता है ये। नेक्स्ट है, ये देखो ये आ गया बाइनरी नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे अगर आप लोग कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर लिखते हो ना 38, तो आपके कंप्यूटर को 38 के बारे में भी नहीं पता होता, वो सिर्फ 0 और 1 के फॉर्मेट में समझता है चीजों को। तो इसमें बोला गया है कि बाइनरी नंबर में 38 को, देखो 38 के बेस में नीचे 10 लिखा है ना, यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट्स भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। सो बाइनरी 10 मतलब डेसिमल, ठीक है। 38 एक डेसिमल नंबर दिया गया है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। देखो इसके बेस में 2 लिखा है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सो आंसर देखो इसका क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा इस पे। वैसे तो एक सेपरेट वीडियो में लेकर आई हूँ, फिर भी आप लोगों के लिए मैं इसको बता देती हूँ। सो देखो इसको क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे क्योंकि 2 है बेस में, ठीक है। 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 है, 9 2 जा 18, पूरा ये कैलकुलेट हो गया। 19 2 जा 36, सो बेस रह गया 0। उसको फिर से 2 से करेंगे, 9 2 जा 18 होता है, लेकिन यहाँ पर 19 है तो कैरी रह गया 1। 2 से करेंगे, 4 2 जा 8, यहाँ पर 9 है तो कैरी आ जाएगा 1। 2 2 जा 4, कैरी आ जाएगा 0 क्योंकि ये ओवरऑल कैलकुलेट हो चुका है। 2 2 जा 2 1 जा 2,
ठीक है, कैलकुलेट हो गया तो 0 आ गया और इस तरीके से आपका आंसर आ गया। अब इसको रीड हमेशा यहाँ से करना है, ये 1 है, ठीक है, इसको रीड इस डायरेक्शन में करना है, तो इसको लिखेंगे 1 0 0 1 1 0, तो 1 0 0 1 1 0 हियर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो इसी तरीके से मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों को ये भी देती हूँ कि आप मुझे बताइए 35, चलो 35 नहीं 25 को आप लोग इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके मुझे आंसर बताइए, आपका आंसर सही है या गलत है, मैं बताऊंगी कमेंट का रिप्लाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट। सो मेमोरी यूनिट क्या होती है, जैसे आप लोग देखो बिट बाइट किलोबाइट गीगाबाइट मेगाबाइट ये सब चीजें यूज करते हो ना, आप बोलते हो आज मेरे पास इतने जीबी डेटा है, वो सब क्या है, वो मेमोरी के यूनिट्स हैं। तो स्मॉलेस्ट होता है निबल, ठीक है, उसके बाद बिट बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, इस तरीके से ये बढ़ता जाता है। इस पे भी एक डिटेल्ड वीडियो है, अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने मेरी ये मेमोरी यूनिट वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है ना, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आप लोगों के साथ उस वीडियो का भी लिंक शेयर करूंगी। बहुत इजी ट्रिक्स के साथ वो चीजें मैंने आपको याद करवाई हैं। नेक्स्ट है SRAM स्टैंड्स फॉर व्हाट। सो SRAM का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम मैंने आप लोगों को बता दिया था, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। S मतलब स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स, ठीक है। अगर DRAM होता, ठीक है, ये DRAM होता, रैम तो सेम रहेगा। D का मतलब होता है डायनामिक, डायनामिक का मतलब होता है चेंजेबल, ओके। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट। सो लार्जेस्ट यूनिट कौन सी है, वो है योटाबाइट। गीगाबाइट आप लोगों ने देखा होगा, जीबी, डेली आपको कितना जीबी डेटा मिलता है, 2 GB 3 GB, तो वो है गीगाबाइट। सॉरी ये गेटाबाइट है, गेटाबाइट नहीं, गीगाबाइट होता है जीबी, ठीक है। और यहाँ पर योटाबाइट सबसे लार्जेस्ट यूनिट है। नेक्स्ट है 1 बाइट इज इक्वल्स टू व्हाट, यानी कि एक बाइट जो होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है 8 बिट्स के बराबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, छोटे छोटे 8 बिट्स को मिला करके जो एक ब्लॉक बनेगा उसको एक बाइट बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, अनदर इज रीजन। असर्शन बोलती है स्निफिंग इज अ फॉर्म ऑफ टैपिंग फोन वायर्स, यानी कि स्निफिंग, स्निफ करना यानी कि फोन की जो तार होती है उस पर टैप करना, ऐसे हाथ से हम टक 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 करते हैं ना, उस चीज को इसमें बोला गया है कि स्निफिंग बोला जाता है। इसका कारण ये क्या है, इट इज अ प्रोसेस विच अटैकर्स यूज टू कैप्चर डेटा पैकेट्स कंटेनिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इसमें बोला गया है कि स्निफिंग को यूज करके जो हैकर्स होते हैं, जो फ्रॉड लोग होते हैं, वो आपके डेटा को कैप्चर कर लेते हैं, आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को निकाल लेते हैं। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है, फोन की वायर्स को टैप करके। यहाँ पर देखो, अभी देखो मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए थोड़ी सी गलत एक्सप्लेनेशन दी और आप लोग जरूर उसमें सोच रहे होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोल रही हूं मैं कि स्निफिंग इज अ फॉर्म ऑफ टैपिंग फोन वायर। मैंने आप लोगों को बोला कि टैप का मतलब जो हाथ से हम टक 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 करते हैं, आप लोगों ने बोला अच्छा ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन टैप करना क्या होता है, आईसीटी में, कंप्यूटर इंटरनेट और ये टेक्नोलॉजी की जो टर्म है उसमें टैप का मतलब होता है आपकी फोन वायर्स को वो मतलब कैप्चर कर रहे हैं कि आप वहां पर क्या चीजें कर रहे हो। आपके, आप बोलते हैं ना कि हाँ जैसे कोई फ्रॉड कर रहा है, पुलिस वाले आपके कॉल को टैप कर रहे हैं, तो यहाँ पर उस वाले टैपिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो आपकी फोन वायर्स को जब कोई टैप करता है, जैसे मान लीजिए मुझे किसी ने फ्रॉड कर लिया मेरे साथ, मैं पुलिस के पास चली गई, पुलिस को कंप्लेंट की, पुलिस ने बोला कि फिर उस नंबर से कॉल आएगा तो हमें बताना, मैंने बताया तो पुलिस ने क्या किया, मेरे कॉल को टैप करना शुरू कर दिया, यानी कि वो कनेक्शंस को आइडेंटिफाई करने लग गए। इस प्रोसेस में अटैकर आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की जो डेटा पैकेट्स है उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है अ वायरस टाइप दैट इज केपेबल ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विदाउट यूजर इंटरेक्शन इज नोन एज वर्म, ठीक है, कीड़ा। अब देखो ये नाम इतने इंटरेस्टिंग रखे होते हैं ना आईसीटी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, कि आप लोग इजीली याद रख सकते हो। अब जैसे देखो पहले हम लोगों ने वायरस पढ़ा, आप लोगों ने कंप्यूटर वायरस तो चलो सब बच्चों को नहीं पता होगा कि इंटरनली कैसे काम करता है, लेकिन आप लोगों ने कोरोना वायरस तो सुना था। कोरोना वायरस एक पर्सन से शुरू हुआ, दूसरे पर्सन पे गया,
दूसरे पर्सन से शुरू हुआ, तीसरे पे गया, चौथे पे गया, चाहे वो लोगों ने आपस में हाथ मिलाया, चाहे उन लोगों ने एक दूसरे के हाथ से कुछ खाना खाया या एक दूसरे की सांस उनके आसपास क्रॉस हुई, नहीं हुई, तब भी वो वायरस फैल गया। वही चीज कंप्यूटर वायरस में भी होती है, चाहे कि कोई यूजर उस वायरस वाले कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करे या फिर ना करे, वायरस अगर एक बार आ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है और अपने आप को डुप्लीकेट करता जाता है। वही वर्म का बात भी यही होती है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई डॉग है, किसी डॉग की बॉडी में अगर वर्म्स लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, ठीक है, तो साथ में भी अगर कोई डॉगी होगा या फिर वो डॉगी इस जगह पर बैठा है, बाद में चला गया, दूसरा डॉगी आया, वो सेम जगह पर आकर बैठ गया, तो वो वर्म्स उस पे लग सकते हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी वर्म क्या होते हैं, वायरस का ही एक टाइप होता है, जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे बिना उसकी शेयरिंग के भी अपने आप आगे को बढ़ते जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा वायरस के टाइप्स में ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बॉम्ब, बूट सेक्टर आ जाता है, जो कि ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में मैंने आपको इमेजेस और रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ रिलेट करके बताया है। आप लोगों ने पक्का वो वीडियो नहीं देखी होगी। नहीं देखी है तो कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी आप सभी के साथ लिंक। नेक्स्ट है A2F सिस्टम इज यूज्ड इन विच नंबर सिस्टम। सो देखो, नंबर सिस्टम में हमने बाइनरी की बात की, बेस 2 होता है, ऑक्टल की बात की, बेस 8 होता है, डेसिमल की बात की, बेस 10, हेक्साडेसिमल बेस 16। लेकिन हमने देखो जो वैल्यूज होती है ना, वो 0 से 9 होती है। एक बार मैं इसको ना आपको क्लियर कर ही देती हूँ, वैसे तो सेपरेट वीडियो ऑलरेडी है। देखो, बाइनरी में बेस होता है 2, वैल्यूज यानी कि सिर्फ दो वैल्यूज लेता है, 0 और 1। ठीक है, सो इसने क्या किया, सिर्फ दो वैल्यूज को यूज किया। ओके, उसके बाद आ गया हमारे पास ऑक्टल। ऑक्टल में होती है 8 वैल्यूज, यानी कि 0 से लेकर के 7 तक की वैल्यूज होती है, तो टोटल यहाँ पर इसने कैप्चर कर दी 8 चीजें। डेसिमल में बेस होता है 10, यानी कि 10 वैल्यूज हैं, तो 0 से लेकर के 9 तक हो गई टोटल 10 वैल्यूज कैप्चर। वहीं अगर हम लोग हेक्साडेसिमल में, मैंने आपको बताया 16 वैल्यूज। सो 16 का मतलब ये नहीं है कि 0 से 15 तक वैल्यूज होगी, ये बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। 16 में यहाँ पर मतलब होता है कि 0 से 9, 9 के बाद तो फिर 1 2 3 4 शुरू हो जाता है, तो उसके बाकी के जो नंबर्स हैं वो A से F तक चलते हैं। तो उसमें बोला है कि A से F तक कौन सी वैल्यू यूज होती है, तो करेक्ट आंसर है हेक्साडेसिमल वैल्यूज। ओके, इसमें A का मतलब होता है, देखो 0 से 9 तक आ गया, उसके बाद A का मतलब होता है 10, B का मतलब होता है 11, इस तरीके से वैल्यूज बढ़ती जाती है 15 तक। The process of copying files to a CD-ROM is known as। आप सभी ने सीडी तो यूज की होगी, देखी होगी, ठीक है। सीडी के अंदर जब भी कोई फाइल, कोई भी डेटा, कुछ भी चीज एंटर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बर्निंग। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। सीडी का मतलब क्या होता है, सीडी की फुल फॉर्म। अब देखो, होमवर्क क्वेश्चन में बहुत ज्यादा देती हूँ आपको, आंसर नोटबुक में नोट कर लीजिए पहले, और उसके बाद वीडियो के एंड में मुझे कमेंट करके बताइए। आप लोगों के रिवीजन के लिए ही बोल रही हूँ, मुझे इसमें कोई फायदा नहीं है पर्सनली, ठीक है। नेक्स्ट है बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 35 इज व्हाट। सो सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। ट्रिक मैंने आपको बता दी है पहले, 38 को हमने कैसे सॉल्व किया था। नेक्स्ट है GIF, JPG, BMP, PNG, ये किस फाइल के एक्सटेंशन है, यानी कि किस फाइल के नाम है। ऑडियो, इमेज, वीडियो, डेटा, टेक्स्ट। सो ये क्या है, ये है आपकी इमेज फाइल। इमेज फाइल होती है ना डॉट, जैसे आप लोग फोन में भी इमेज होती है ना, आप लोगों ने कोई भी फोटो खींच ली, उस फोटो में जा करके आप उसकी डिटेल्स में जब जाओगे तो इमेज का नाम बहुत होगा, डॉट करके ना, उसमें JPG या PNG कुछ ऐसे लिखा होगा, तो वो इमेज बताती है। वीडियो होता है MP4, और भी बहुत सारे होते हैं। ऑडियो में सबसे बेस्ट है MP3, ठीक है, तो ऐसे रहती हैं चीजें। टेक्स्ट में आपके पास PDF भी हो सकता है, TXT भी हो सकता है, WORD वर्ड भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ DVD एंड CD यूजिंग लेटर R indicated that it is read only। स्टेटमेंट 2 बोलती है, वेब ब्राउजर्स आर यूज टू अलाउ अ यूजर टू गेन एक्सेस टू दी इंटरनेट। सो डीवीडी और सीडी में जो वर्ड आर यूज किया जाता है, उसका मतलब होता है रीड ओनली। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसका मतलब रीड ओनली बिल्कुल भी नहीं होता, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन मैंने दे दिया, ठीक है। रीड ओनली नहीं होता है, दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। वेब ब्राउजर्स आर यूज टू अलाउ यूजर टू गेन एक्सेस टू इंटरनेट। वेब ब्राउजर की मदद से हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन वेब ब्राउजर्स हमें मदद करता है कि अगर हमारे पास इंटरनेट भी है तो इंटरनेट के अंदर की चीजों को हम लोग सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट के अंदर की चीजों को वहां पर हमें ये सर्च करने में मदद करता है।
आर का मतलब रीड ओनली नहीं होता, रीराइटेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HDMI ports allow output from a computer to an HDMI enabled device. So इसमें HDMI का फुल फॉर्म पूछा गया है, वो है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन ईमेल से रिलेटेड है। देखो, ईमेल मैसेज हैज बीन सेंट फ्रॉम A to B, C, D, E and F. सो ए ने क्या किया, B, C, D, E और F इन सबको मेल भेज दिए। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो अच्छे से सुनिएगा, ये टॉपिक जो है ईमेल के अंदर सीसी और बीसीसी में से पूछा जाता है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी एंड बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड यहाँ पर अंधा, यही मतलब है इसका, ठीक है। F does not know that C was sent the message. इसमें बोला गया है कि F, जिसको BCC कैटेगरी में रखा गया है, F को नहीं पता कि C को भी ये मैसेज भेजा गया है। C does not know that D was sent the message. C को ये नहीं पता कि D को भी मैसेज भेजा है, चाहे ये दोनों CC कैटेगरी में है। E does not know that F was sent the message. E को नहीं पता कि F को भी मैसेज भेजा है। D does not know that B was sent the message. D को नहीं पता कि B को भी मैसेज भेजा गया है। अब देखो, इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि ये क्या बात हुई, हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर BCC जो मैंने आप लोगों को बताया, BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। ब्लाइंड मतलब अंधा। बीसीसी के अंदर जितने भी लोग होंगे उनमें एक दूसरे को नहीं पता चलेगा कि दूसरे को मैसेज या मेल भेजा गया है या फिर नहीं भेजा गया। यानी कि ई को ये नहीं पता कि एफ को भी मेल गई है, एफ को भी ये नहीं पता चलेगा कि ई को मेल गई है। वहीं अगर सीसी की बात करें, ये कार्बन कॉपी है, तो सी को पता है कि डी को मेल गई है और डी को भी पता है कि सी को मेल गई है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जिसके भी नाम होंगे उन लोगों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता चलेगा, ओके। उनको वहां पर सिर्फ दो नाम नजर आएंगे, एक तो ये नाम कि किसने भेजा है और दूसरा अपना नाम, अपना ईमेल आईडी मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। मूक में बोला गया है, मूक की फुल फॉर्म है मैसिव मींस there are that there can be huge number of learners who can enroll for the course. MOOC में होता है, M का मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मैसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इसको पढ़ सकते हैं एक साथ, इसमें जो है इससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। MOOC इन्वॉल्व्स यूज ऑफ आईसीटी यानी कि कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सब चीजों का MOOC यूज करता है टू मेक एजुकेशन एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स लोकेटेड इन रिमोट एरियाज, जो कि कन्वेंशनल क्लासरूम में नहीं जा सकते। यानी कि जो बच्चे अपने घर से बाहर निकलकर दूर अच्छी जगह पर पढ़ने नहीं जा सकते, MOOC इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का यूज करके बच्चों को ये बेनिफिट प्रोवाइड करवा सकता है, एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। तो दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी के बेस पर है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ही मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ, 1 GB इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये देखो, इज इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p हियर। सो इसको सबसे अच्छा तरीका सॉल्व करने का क्या है, ये वाला है, ठीक है। और एक अच्छा तरीका ये है, व्हाट हेक्साडेसिमल वैल्यू इज ऑब्टेन्ड व्हेन टू हेक्साडेसिमल डिजिट C एंड D आर एडेड टुगेदर। तो मैंने आपको क्या बताया था, A का मतलब होता है 10, B मतलब 11, 12, 13, E 14 एंड F 15, ठीक है। सो इसमें बोला गया है कि C और D को दोनों को जोड़ो, C और D दोनों को जोड़ करके कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 को उसके बाद जब आप कन्वर्ट करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, वो यहाँ पर है। सो ये वाला क्वेश्चन दिसंबर 2022 वाला जो साइकिल था, जिसका एग्जाम मार्च में हुआ था, वहां से क्वेश्चन आया है। एटमॉस्फेरिक हेज इज मेनली कॉज्ड बाय। सो एटमॉस्फेरिक हेज जो होती है, इसको ये किस कारण की वजह से होती है, वायुमंडलीय धुंध का मुख्य कारण क्या होता है। आंसर आपके सामने है, अल्ट्रा फाइन साइज पार्टिकुलेट मैटर। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि हेज क्या होता है, ठीक है। धुंध क्या होती है, धुंध जो एटमॉस्फेयर में है वो जनरली पाई जाती है, जिसमें कि आपके डस्ट भी होती है, स्मोक भी होता है, धुआं भी होता है, और ग्रीन हाउस गैसेस की छोटे छोटे ड्राई पार्टिकल्स भी उसमें होते हैं, जिसकी वजह से जो हवा है, हमारे आसपास का जो वातावरण है वो क्लियर नहीं होता, वो थोड़ा सा धुंधला हो जाता है, थोड़ा सा रेड कलर में हो जाता है या फिर थोड़ा सा ब्लैक कलर में हो जाता है। तो ये क्या होता है, अल्ट्रा फाइन साइज पार्टिकुलेट मैटर्स उसमें होते हैं, उसी को एटमॉस्फेरिक हेज का मेन कारण बताया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट यानी कि ऑक्सीजन की मांग करने वाले अपशिष्ट कौन से हैं? क्या होते हैं? डिक्रीज दी ऑक्सीजन लेवल इन वाटर। सो ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट क्या होते हैं? ये सेकंड कैटेगरी होती है वाटर पॉल्यूशन की। ठीक है, इसको आपने याद रखना है कि वाटर पॉल्यूशन की सेकंड कैटेगरी में ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट होते हैं, यानी कि वो ऐसे अपशिष्ट, ऐसा वेस्ट मटेरियल जो कि ऑक्सीजन की डिमांड करता है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाइल दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। इसमें ही देखो, इसका क्या मतलब है कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं या छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे कीटाणु जीवाणु होते हैं, जब वो डिकम्पोज होने लग जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं, वेस्ट होने लग जाते हैं, तो वो लोग ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड करते हैं। ठीक है, सो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का लेवल जो है पानी के अंदर उसको कम कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनईपी 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि इंडिया विल बी प्रोमोटेड एज अ global study destination providing premium education at affordable cost, thereby helping to restore its role as what? So देखो, NEP 2020 के हिसाब से इसमें कहा गया था कि भारत को सस्ती कीमत पर प्रीमियम शिक्षा प्रदान करने का यहाँ पर एक जो है अफोर्डेबल कॉस्ट में प्रीमियम एजुकेशन प्रोवाइड करवाने का एक सपना देखा गया था। एंड इसको किस रोल के अंदर रखा गया था? तो इसको रखा गया था विश्व गुरु के अंदर। विश्व गुरु का मतलब क्या होता है? विश्व गुरु का मतलब होता है वर्ल्ड लीडर। ठीक है, आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि एनईपी 2020 में आया था और 2021 में न्यू दिल्ली में इसी के ऊपर कुछ रिसर्च हुई थी, इसी के ऊपर कुछ डिस्कशन हुई थी, जहां पर ये कहा गया था, ठीक है, कि ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन इंडिया को बनाया जाएगा, इसीलिए इसको विश्व गुरु के नाम से कहा गया है। एंड ये स्टेटमेंट बोली किसने थी? ये स्टेटमेंट फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने बोली थी 2021 की अपनी एक मीटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स कैन कॉज कैंसर इन ह्यूमन? सो इनमें से कौन सा वो ऐसा प्रदूषक होता है जो कि इंसानों में कैंसर का कारण बन सकता है? तो वो होता है पेस्टिसाइड्स। ठीक है, जो कीटनाशक होते हैं, जो कि फूलों में, पौधों में, सब्जियां, जो वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं फार्मर्स, वो जो कीटनाशक स्प्रे करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से उनको लगता है कि वो सिर्फ कीटाणुओं को मार रहे हैं, लेकिन वो इंसान के शरीर में जा करके कैंसर को भी बना सकते हैं, कैंसर के सेल्स को भी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज नॉट अ नेचुरल हजार्ड? सो नेचुरल हजार्ड यानी कि प्राकृतिक खतरा कौन सा नहीं है? देखो, जंगल में आग लगती है, बिजली चमकती है, लैंडस्लाइड होता है यानी कि भूस्खलन होता है, ये सब नेचुरल हजार्ड है। केमिकल कंटामिनेशन यानी कि रासायनिक संदूषण जो है, ये एक नेचुरल हजार्ड नहीं है। सो रासायनिक संदूषण होता क्या है? देखो, जो भी हम लोगों के जैसे कि सॉइल होता है, मिट्टी होती है, हमारा वातावरण होता है, डिसइंफेक्शन बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें कि पैकेजिंग मटेरियल होता है ना, जिसकी वैलिडिटी, जैसे कुछ क्रीम्स होती है, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि 2-3 साल तक उस चीज को सेव करके रख सकते हैं, है ना? तो वो क्या है? वो केमिकल कंटेमिनेशन है, यानी कि केमिकल्स यूज करके उस चीज की आयु बढ़ाई जाती है। तो ये एक नेचुरल हजार्ड नहीं है, ये ह्यूमन खुद बनाते हैं एंड इससे उनको ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको बता दूं कि यूजीसी नेट पेपर 2 प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम लेकर आए हैं, जिसमें आपको 10 यूनिट्स के नोट्स एंड एमसीक्यूज मिलते हैं, जो कि एग्जाम के लेवल के हिसाब से बनाए गए हैं। इस एमसीक्यू सीरीज में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज मिलती है। सो स्क्रीन पर दिए गए किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो एंड इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस पे करनी है, वो भी सिर्फ 1280 रुपए। ये स्टडी मटेरियल एग्जाम क्वालिफाई करने के साथ साथ इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी आप सभी को बहुत ही ज्यादा मदद करेगा, तो आप आज ही इसको ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैक्टर्स व्हिच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द इम्पैक्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज ऑन एनवायरमेंट आर? सो ये यूजीसी नेट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होती है जैसे कि माइनिंग होती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में से वेस्ट वाटर निकलता है, वो गंदा काला पानी, काला धुआं निकलता है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स में से धुआं निकलता है, कोल की जो कंपनीज होती है वहां से जो धुआं निकलता है,
खेतों में जो एक्स्ट्रा पानी होता है, वो जितनी भी चीजें हैं, ये सब एथनोपोजेनिक एक्टिविटीज के अंदर आती है। ठीक है, अब इन एक्टिविटीज का क्या इम्पैक्ट हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है, ये इसमें पूछा गया है। तो सबसे पहला इसका फर्क पड़ता है पॉपुलेशन पर, एफ्लुएंस पर पर्सन एंड द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर एक्सप्लोलिएटिंग रिसोर्सेज, यानी कि जनसंख्या, प्रति व्यक्ति संपन्नता और संसाधनों के दोहन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक। सो ये सब चीजों का, जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, उन सब चीजों से ये डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंट रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। सो निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का प्रतिनिधित्व करता है। सो देखो ऑप्शंस है यहाँ पर, फर्टाइल सॉइल एंड फ्रेश वाटर। सो रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, वो प्राकृतिक चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे कि सूर्य की किरण है, उसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नवीकरणीय संसाधन के अंदर आप लोगों के आ जाते हैं, जैसे कि सूर्य की किरणें मैंने बताई, ज्वार भाटा होता है, पवन ऊर्जा होता है। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। इन संसाधनों को भविष्य में भी बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। इसका एक उदाहरण कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, नेचुरल गैसेस यानी कि प्राकृतिक गैस जो होती हैं, वो सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम के लिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। लिस्ट आप एक बना लीजिए। ठीक है, लिस्ट आप एक बना लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड। सो इसमें अभिकथन कहता है, पीपल pollution control measures do not necessarily help in checking environmental degradation, यानी कि जो लोगों की जनसंख्या को कंट्रोल करने के उपाय हैं, जरूरी नहीं है कि वो पर्यावरण को भी रोकने में, पर्यावरण के नुकसान को भी कंट्रोल करने में मदद करेंगे। इसका कारण ये बताया गया है कि रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज रेदर कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ पर सीधी सी बात बोली गई है कि इन दोनों के बीच में एक जो रिलेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। वो कैसे कि एक तरफ बोला गया है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है और हमारा एनवायरमेंट जो है, वो पर्यावरण जो है वो नीचे की ओर जा रहा है, उसकी क्वालिटी नीचे की ओर जा रही है। तो ये रिलेशन यहाँ पर बहुत जटिल बताया गया है। सो बिल्कुल करेक्ट है दोनों स्टेटमेंट्स, एंड जो रीजन है इस स्टेटमेंट को बिल्कुल सही से आइडेंटिफाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एयर पॉल्यूटेंट इन अर्बन एरियाज विच इरिटेट्स आईज एंड ऑल्सो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। सो शहरी क्षेत्रों में कौन सा वो एक ऐसा केमिकल है, पॉल्यूटेंट है, जो कि आंखों में जलन लोगों में करता है, तो वो है सरफेस ओजोन। ठीक है, सरफेस ओजोन यानी कि भूतल ओजोन। सो सरफेस ओजोन को आप लोग और किस नाम से जानते हो, इसका नाम होता है ग्राउंड लेवल ओजोन। ठीक है, एंड इसको बोला जाता है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन एंड ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ठीक है, ये दोनों भी इसके नाम होते हैं। ठीक है, जो हमारा ट्रोपोस्फियर है, आप सभी को पता होगा, बेसिक भी ये बचपन में पढ़ा है, एटमॉस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फियर। जो ट्रोपोस्फियर है उसमें गैस को ये ट्रेस करता है विद एन एवरेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 20 to 30 पार्ट्स पर बिलियन बाय वॉल्यूम। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बोलते हैं, यानी कि ट्रोपोस्फियर में ये गैस के लेवल को मेजर करने में मदद करता है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है, ओके, सो इसमें क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। सो देखो, इंडिया में जितनी भी नदियां हैं, ज्यादातर नदियों में जो पॉल्यूशन होता है वो किसकी वजह से होता है, अनट्रीटेड सीवेज की वजह से होता है, अनउपचारिक सीवेज की वजह से। यानी कि जैसे होता है ना, लोगों के जिनके घर नदी के आसपास होते हैं, वो अपने घर का गंदा पानी, अपने टॉयलेट्स का, बाथरूम का गंदा पानी नदी में मिला देते हैं, वो पाइप्स डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। तो ये क्या होता है, इसकी वजह से सबसे ज्यादा नदियों में वाटर पॉल्यूशन होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है assertion reason based question, sustainable development is critical to well being of human society, यानी कि जो सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये समाज के कल्याण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरी बोलती है, एनवायरमेंटली
साउंड पॉलिसीज डू नॉट हार्म द एनवायरमेंट और डिप्लीट द नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि पर्यावरणीय रूप से जो अच्छी नीतियां बनाई जाती हैं जिससे कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता, ठीक है, ये प्राकृतिक संसाधनों को कम नहीं करती है। तो क्या हुआ, दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही बोल रही हैं एंड ये इसका करेक्ट रीजन लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। अपनी अपनी जगह दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, लेकिन ए को सेटिस्फाई करने के लिए इसका कारण बिल्कुल सही नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बहुत सारे तरीकों से रखा जाता है। एग्जाम में आपको मैंने बताया था, चलो होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। पीपल एंड एनवायरमेंट में पहले ही लेक्चर में मैंने आपको एसडीजी पढ़ाया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब बताइए कि इसमें टोटल कितने गोल्स होते हैं। आप सभी ने कल भी मेरे वीडियोस में रिप्लाई किया, मेरे आंसर्स जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे उसके आंसर दिए, तो इसका आंसर भी जरूर बताइए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कितने गोल्स होते हैं। एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, अपनी फ्यूचर को बचाने के लिए कॉमन गोल होता है। ऐसा इसमें नहीं कहा जा रहा कि हम अपना जीवन जी लेते हैं और आगे आने वाली जनरेशन अपना खुद देख लेगी, ठीक है। तो ये गोल्स इसलिए बचाए गए हैं, इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम अपने पर्यावरण को बचा सके और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा वातावरण छोड़कर जाएं। तो इसमें हर एक फील्ड को ध्यान में रखा गया है, सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये गोल्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डोमिनेंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, NOx जिसको बोला जाता है, इन अर्बन एरियाज इज रोड ट्रांसपोर्ट। सो NOx NO2 जो होता है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा प्राइमरली कहाँ से होता है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से। फॉसिल फ्यूल्स नहीं, बर्निंग ऑफ फ्यूल से। जो धुआं, जो ये होता है ना, धुआं होता है, गाड़ियों से धुआं निकलता है, बड़ी बड़ी मशीनरी से धुआं निकलता है, उन सभी चीजों में से ये सबसे ज्यादा निकलता है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है। तो रोड ट्रांसपोर्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एनर्जी यूज इन इंडस्ट्री भी होता है, लेकिन कंपेयर अगर उसको हम करें कॉमर्शियल सेक्टर और रोड ट्रांसपोर्ट से, तो वो थोड़ा कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अर्बन एरियाज स्मॉग एपिसोड्स अकर फ्रीक्वेंटली इन विंटर्स। सो शहरी क्षेत्रों में स्मॉग ज्यादातर सर्दियों के मौसम में होती है। इसका कारण ये है कि इन विंटर्स अ लॉट ऑफ बायोमास इज बर्न्ड बाय पीपल फॉर हीटिंग पर्पजेज और टू कीप देमसेल्व्स वार्म। सो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बट ये रिलेशन कहीं पर दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहा है। इसमें ये बोला है कि बायोमास को बहुत ज्यादा जलाया जाता है जिससे कि लोग अपने आप को गर्म करने के लिए यूज करते हैं, तो वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर्दियों में बायोमास का जलाना बहुत होता है जिसकी वजह से सिटीज में स्मॉग होती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2019 में से पूछा गया है, इनसाइड रूरल होम्स द सोर्स और सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड पॉल्यूशन में बी। सो ये किसकी वजह से होता है, अनवेंटेड गैस स्टोव्स, वुड स्टोव्स, केरोसिन हीटर। सो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ये तीनों ही वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड पॉल्यूशन जो होता है घरों के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है, एज पार्ट ऑफ नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रेज द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। सो देखो, नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी ने इंडियन गवर्नमेंट के प्लानिंग को यहाँ पर एक टारगेट दिया है रीन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कि 2020 में वो कितनी एनर्जी का टारगेट लेकर चले हैं। सो करेक्ट आंसर है 350 GW गीगावाट। ओके, सो ये टारगेट है कि 2030 तक हम इसको जरूर अचीव करके रहेंगे। अभी तक ये 350 तक तो नहीं हुआ है, काफी इससे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन आइडेंटिफाई करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, सो पर कैपिटा एनर्जी सबसे ज्यादा यहाँ पर एनर्जी किसने रेज की है, रशिया ने, फिर चाइना, फिर ब्राजील, फिर इंडिया। ओके, इंडिया का लोएस्ट रैंक पहले भी था, अभी भी है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पुराना डेटा है। लेटेस्ट डेटा में भी इंडिया थोड़ा कम ही है comparative to other 3 countries. Next है, sustainable development goals have specific targets to be achieved by. So sustainable development goals यानी कि सतत विकास के लक्ष्यों ने कुछ लक्ष्य रखे हैं जिसको अचीव करने के लिए उन्होंने एक टारगेट रखा है कि उस टारगेट को हम कब तक अचीव करेंगे। सो उसको 2030 तक अचीव वो करने वाले हैं। सो एग्जाम में और भी टारगेट्स पूछे जाते हैं, जैसे कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का 2030 का टारगेट क्या है, ये पूछा जा सकता है।
या फिर इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स जो उन्होंने 2030 तक अचीव करने हैं, उन टारगेट्स के नाम बताइए। ऑप्शंस होंगे, आपको करेक्ट टारगेट को आइडेंटिफाई करना है। Indian government's target of producing power from biomass by the year 2022 is what? So it is 10 MW. सो ये भी एक बहुत पुराना क्वेश्चन है। देखो 2022 का डेटा जो कि ऑलरेडी हो चुका है। सो इस क्वेश्चन को आप लोग स्किप कर सकते हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप इसमें ये देख सकते हो कि इंडियन गवर्नमेंट्स टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग पावर फ्रॉम बायोमास बाय द ईयर 2025, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। सो सेम क्वेश्चन को ईयर चेंज करके भी पूछा जा सकता है किसी ना किसी शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंजर्विंग आवर सॉइल रिसोर्सेज इज क्रिटिकल टू ह्यूमन सर्वाइवल, यानी कि अपने जितने भी मृदा संसाधन है उनका संरक्षण करके रखना मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। इसका कारण क्या बताया गया है कि मिट्टी कई सूक्ष्म जीवों का घर है और इसमें खनिज होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट्स एब्सोल्युटली ट्रू हैं, लेकिन करेक्टली वो उसको जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही इसके बीच में रिलेशनशिप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO ऑब्जेक्टिव हैज बीन टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स ओवर द डिकेड 2010 से 19 बाय द रेफरेंस टू डिकेड 1994 टू 2003। सो इसका डेटा है 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो स्टूडेंट्स, अब आप बोलोगे कि मैम इतना पुराना डेटा क्यों लेकर आ रही हैं। मेन काम हमारा ये है कि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जैसे यही है 2022 वाला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पहले 2019 में भी पूछा गया था, 2022 में भी पूछा गया, 2023 में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2023 या 2022 के डेटा के हिसाब से सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। Indian government's target for power production from small hydro projects by year 2022 is 5 GW. Next question है, in which country the recent international agreement on freezing out hydrofluorocarbons was signed by Rwanda? So पहला क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज टू। सो देखो ये हायर एजुकेशन का पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं जिसमें कि गुरुकुल सिस्टम के बारे में पूछा गया है। सो गुरुकुल क्या होते हैं, देखो गुरुकुल मतलब टीचर का घर। तो गुरुकुल में क्या होता था कि स्टूडेंट सभी टीचर्स के घर में जाते थे, वहीं पर रहते थे, वहीं पर पढ़ते थे और उन लोगों को अपने डेली जो सिलेबस होता है इन सब चीजों के अलावा मंत्र पाठ, अपनी संस्कृति के बारे में और भी एक्स्ट्रा चीजें सिखाई जाती थी, ठीक है। सो गुरुकुल क्यों बनाए गए थे, इसका करेक्ट आंसर है प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड एक्सेलेंस, यानी कि सभी बच्चों में समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए गुरुकुल एजुकेशन जो है वो बनाई जाती थी। जो भी एक बच्चा सीखना चाहता है, चाहे वो संस्कृत है, अपने मैथ्स है, मेटाफिजिक्स है या फिर जनरल लाइफ के रूल्स अगर वो सीखना चाहते हैं तो सब कुछ गुरुकुल में उन स्टूडेंट्स को सिखाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन कमिटी इज in the post independent India has paid attention on all the levels of education? So वो कौन सी कमेटी थी जिसने शिक्षा के सभी स्तरों के ऊपर ध्यान दिया था? तो डायरेक्ट इसका आंसर आपको आना चाहिए, वो थी कोठारी कमीशन। ओके, सो कोठारी कमीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। कोठारी कमीशन 1964 से लेकर के 66 के बीच में हुआ था एंड इट वाज सेट अप बाय और अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर DS कोठारी, इसीलिए इनका नाम कोठारी कमीशन रखा गया था, ठीक है। इस कमीशन के हिसाब से एजुकेशन जो है वो प्रोडक्टिविटी, सोशल डेवलपमेंट, नेशनल यूनिटी, डेमोक्रेसी को कंसोलिडेट करने, इन सब चीजों की डेवलपमेंट के लिए होनी चाहिए, ठीक है। सो यही सब चीजें इस कमीशन के अंदर कही थी कि एजुकेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि हम इन सब चीजों को भी ध्यान में रख सकें। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम राधा कृष्णन कमीशन की बात करते हैं, सो राधा कृष्णन कमीशन आया था 1948 से लेकर के 49 के बीच में। इसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ये बोला गया था कि यूनिवर्सिटीज जो है वो पॉलिटिक्स, लीडरशिप प्रोवाइड करवाती हैं, एजुकेशन, इंडस्ट्री, कॉमर्स, ये सब चीजें प्रोवाइड करवाती हैं। एंड द एम ऑफ दिस कमीशन शुड बी टू
प्रोड्यूस इंटेलेक्चुअल एडवेंचर्स, ठीक है। सो बच्चे को सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने या फालतू चीजें नहीं बतानी है, उनका इंटेलिजेंस लेवल कैसे डेवलप किया जाए, ये इस कमीशन के अंदर कहा गया था। नेक्स्ट आ जाता है मुदलियार कमीशन। ये आया था आपका 1952 से लेकर के 1953 के बीच में, ठीक है। सो ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है, ठीक है। इसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता था। इसमें ये बोला जाता था कि जो हमारी मदर टंग है, जो हमारी भाषा है, रीजनल लैंग्वेजेस है, वो एक सेकेंडरी स्टेज में इंस्ट्रक्शंस का माध्यम होना चाहिए। यानी कि अपनी मदर टंग जिस भी स्टेट में, जिस भी पर्टिकुलर कंट्री में आप रह रहे हो, वहां पर अपनी जो भाषा है उस स्टेट की, उसमें बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। एंड इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी होनी चाहिए। जूनियर बेसिक स्टेज पर बच्चों को ये दो लैंग्वेजेस जरूर आनी ही चाहिए। इसके बाद तीसरा कमीशन आ जाता है आचार्य राममूर्ति समिति। सो ये 1990 में आया था, ठीक है। आचार्य राममूर्ति ने 1990 मई के मंथ में 1990 में इसको जो है इस कमेटी की चेयरमैनशिप रखी थी। एंड इसमें बोला गया था कि द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड internal monitoring of all school based programs for women's education should be handed over educational complexes in पंचायती राज framework। so इसमें बोला गया था कि जितने भी education से related important concepts है, education को handle करने की बात है, वो सारी की सारी पंचायती राज के अंदर आनी चाहिए। ओके, सो ये थे 4 important commissions। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, Which of the following statement represents the main functions of UGC? So इस क्वेश्चन पे जाने से पहले स्टूडेंट्स, अगर ये जितने भी कमीशन हैं, इनके अलावा भी बहुत लिस्ट है कमीशन की, आप सभी चाहते हो कि उन सब पर मैं डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेकर आऊं, जिसमें ट्रिक्स के साथ हर एक कमीशन आपको याद करना भी मैं बताऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी वो वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट द मेन फंक्शन ऑफ यूजीसी? यूजीसी का मेन फंक्शन क्या है? करेक्ट आंसर पर जाते हैं, वो है रिकॉग्निशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यानी कि संस्थानों की मान्यता प्रोवाइड करवाना। दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड, जो एजुकेशन की क्वालिटी है, जो उनका मानक है, जो स्टैंडर्ड है, जो गुणवत्ता है, उसको मेंटेन करके रखना। और लास्ट है गिविंग ग्रांट्स टू इंस्टीट्यूशंस, इसका नाम ही बोलता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस को ये ग्रांट प्रोवाइड करवाने में मदद करता है। ओके, यूनिवर्सिटीज के बीच में, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है, वो भी ये हमें प्रोवाइड करवाता है। इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्निशन देता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो एडवर्टाइजिंग होती है, एडवर्टीजमेंट होती है रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन, वो सब ये प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The main aim of faculty recharge scheme of UGC was to, so UGC के द्वारा एक स्कीम बनाई गई थी जिसका नाम था फैकल्टी रिचार्ज, ठीक है। सो फैकल्टी रिचार्ज प्रोग्राम क्या बोलता था? द UGC had initiated this remedial program of faculty recruitment after taking recognizance of the decline in research output। so देखो, रिसर्च में जो आउटपुट होती है, रिसर्च का जो फाइनल रिजल्ट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत लो जा रहे थे, बहुत डाउन जा रहे थे हमारी कंट्री में। इसी चीज को लेकर के ये पॉलिसी बनाई गई, ये स्कीम बनाई गई, फैकल्टी रिचार्ज स्कीम, ठीक है। इसमें यही इन्होंने चेक करना था कि फैकल्टी की जो शॉर्टेज हो रही है, ठीक है, और जो डिक्लाइन आ रहा है रिसर्च के फील्ड में, उसको कैसे हम लोग कवर अप करें। यूजीसी ने क्या किया है? कंटेम्पलेटिंग रिक्रूटमेंट ऑफ 1000 फैकल्टी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड प्लेस देम इन डिफरेंट यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस स्कीम के अंदर 1000 टीचर्स को जो है वो हायर किया गया, एंड जिस यूनिवर्सिटी में जितनी रिक्वायरमेंट थी वहां पर उसको रखा गया। सो करेक्ट आंसर है एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनिवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज रिस्पॉन्सिबल? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सिंडिकेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। सिंडिकेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या बोलती है? ये जो है, इट इज द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ मैनेजमेंट एंड द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी। सो किसी भी यूनिवर्सिटी की हाईएस्ट अथॉरिटी जो है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है, कार्यकारी परिषद जो है सबसे बड़ी, वो इसके अंदर आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन
was established with which of the following aims? देखो सेम क्वेश्चन है, अभी हमने पढ़ा सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। सो इसमें इसके एम्स बताए गए हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट को हायर एजुकेशन में प्रमोट करना, आइडेंटिफाइंग एंड सस्टेनिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ पोटेंशियल लर्निंग, ठीक है। सो पोटेंशियल लर्निंग जो होती है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उसको आइडेंटिफाई और सस्टेन करना, यानी कि उसको लंबे समय तक रखना, बनाए रखना किसी चीज को, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स, यानी कि शिक्षकों की क्षमता में क्षमता का निर्माण करना भी यूजीसी कमीशन के अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको बता दूं कि पेपर टू प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम के लेवल के हिसाब से बनाया गया है, एंड ये आपको एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी मदद करता है। सो स्टडी मटेरियल में आपको नोट्स एंड एमसीक्यूज हम प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें पीवाईक्यूज, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, एंड एग्जाम में आपको एज इट इज ये देखने को मिल सकते हैं। सो स्क्रीन पर दिए गए सब्जेक्ट्स की लिस्ट आप लोग देखिए, एंड इन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप की मदद से कांटेक्ट कर लीजिए। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस पे करनी है, वो भी सिर्फ 1280 रुपए। तो आज ही आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी डीमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन? सो उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के क्या क्या दोष हैं? ठीक है, सो इसमें दोष अगर देखें तो पहला है प्रमोशन ऑफ एलिटिज्म इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में अभिजात्य वर्ग को बढ़ावा देना। जो पर्टिकुलर जाति, पर्टिकुलर यहाँ पर सेक्शन कैटेगरी को बढ़ावा दिया जाता है, वो यहाँ पर बोला गया है कि डीमेरिट्स है, जिसकी वजह से इंडियन हायर एजुकेशन जो है वो उसके ग्लोबलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, वैश्वीकरण नहीं हो पा रहा है। दूसरा ये है कमोडिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन। तीसरा है इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ग्लोबल करिकुलम को यहाँ पर एक्सप्लोजर नहीं दिया जा रहा। अगर ये दे दिया जाता तो क्या होता, तो बहुत एक अच्छे लेवल पर हम लोग हायर एजुकेशन को अपने पहुंचा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान? फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकती है। रूसा की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने ये दे दिया, बताइए कि रूसा को कब लॉन्च किया गया और इसके करंट चेयरमैन कौन है? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स में है टू इम्प्रूव ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन, अपने जो राज्य संस्थान है उन सबकी क्वालिटी, उन सबकी गुणवत्ता जो है एजुकेशन की, उसको इम्प्रूव करना। टू इंश्योर एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टी, यानी कि जो आपके पास टीचर है वो एक अच्छी क्वालिटी के टीचर हैं, उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं वो चेक करना। और तीसरा है टू क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशंस थ्रू अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑटोनॉमस कॉलेजेस। सो देखो इसका यही मतलब है कि जो पुराने कॉलेजेस हैं उनको थोड़ा सा अपग्रेड करके क्या करना, नए इंस्टीट्यूशंस को भी बनाना, नए कॉलेजेस को भी स्टार्टअप करना। तो ये सब चीजें रूसा के अंदर आती है, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राउंड्स ऑन विच डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिटेड, यानी कि जिन आधारों पर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में भेदभाव संवैधानिक रूप से निषेध है, कहाँ पर है? रिलीजन के आधार पर, क्या धर्म के आधार पर एडमिशंस का कोई चक्कर होता है? बिल्कुल होता है। सेक्स के आधार पर होता है? बिल्कुल होता है, कि कौन मेल है कौन फीमेल है, किस तरह से आपका जेंडर है वो यहाँ पर आता है। प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, नेशनैलिटी का इतना है, प्लेस ऑफ बर्थ अगर आ गया तो इसका मतलब है नेशनैलिटी को भी वहां पर काउंट किया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया? हायर एजुकेशन जो है, उच्च शिक्षा जो है, उसको इंडिया में और बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से गोल्स उन्होंने सेटअप करके रखे हैं? एक्सेस का मतलब है कि सब लोग कहीं से भी कभी भी उस एजुकेशन का, बेस्ट एजुकेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। इक्विटी, सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। क्वालिटी और एक्सेलेंस, गुणवत्ता और उत्कृष्टता। उसके बाद आ जाता है रिलेवेंस, यानी कि रिलेटेड, जो आपके एम से, आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड चीजें हैं। लास्ट है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, की जो एजुकेशन आपको दी जा रही है वो एक्चुअल में आपके लिए वैल्यूएबल हो, उसका बेनिफिट आप लोगों के लिए हो। कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन फिलहाल इनका गोल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पब्लिक ऑर्डर एज एन आइटम इन दी कॉन्स्टिट्यूशन फिगर्स। संविधान में एक मद को, मद के रूप में लोक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस
निम्नलिखित में से किस में है, वो स्टेट की लिस्ट में है। इस तरीके के क्वेश्चन स्टूडेंट्स अगर आप लोगों के पास ना बहुत समय है तो ही आप पढ़िएगा, अदरवाइज इसमें समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हायर एजुकेशन में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जितने भी कमीशंस हैं वो आपको आने चाहिए, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, जैसे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के नाम हैं, वो सब आपको पता होने चाहिए, कमीशंस पता होने चाहिए। इसमें आप लोगों को करंट अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। एनईपी 2020 जो है उसका पुराना डेटा और लेटेस्ट करंट अफेयर्स उसमें क्या चल रही हैं ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से श्योर क्वेश्चन एग्जाम में आपको आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कोर वैल्यूज अमंग द इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन आर प्रमोटेड बाय नैक। नैक की फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। ये क्या करती है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद है, मूल्यांकन देती है यूनिवर्सिटीज को, क्रेडिट प्रोवाइड करवाती है यूनिवर्सिटीज को। ओके, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल डेवलपमेंट। नैक का सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि वो नेशनल डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करता है। इनकलकेटिंग अ वैल्यू सिस्टम अमंग स्टूडेंट्स एंड टीचर, एक मूल्य प्रणाली को जो है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में बनाना इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रमोटिंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि बुनियादी ढांचे के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना। ओके, सो ये है करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स ये अभी हम फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कम टाइम बाकी है। सो आप लोगों को ये वीडियो बहुत मदद करेगी अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो डिटेल्ड वीडियो हर एक टॉपिक पर हमने बनाई है, डिटेल्ड वीडियो इन्हीं एमसीक्यूज पर भी है, आप वो भी देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम आर करेक्ट। सो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट है द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट होती है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संविधान का संरक्षक है। ओके, सो ये करेक्ट आंसर है, बाकी सब गलत है। सो सुप्रीम कोर्ट क्या है, यस एक टॉपिक ये भी आपको याद रखना है। यूजीसी हो गया, जैसे कि यूजीसी कब बना, कहाँ बना, कौन चेयरपर्सन है, क्या इनके गोल्स हैं, क्या टारगेट है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या होता है कि हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता उस टॉपिक में से। Which of the following statements explain the concept of gross enrollment ratio? So gross enrollment ratio का मतलब होता है total number of students divided by total number of children not admitted to the institution. छात्रों की कुल संख्या को संस्थान में भर्ती नहीं किए गए बच्चों की कुल संख्या से विभाजित करना। The report of which of the following education commission carries the subtitle Education for National Development? ठीक है, राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा, ये किसने बोला था, ये बोला था मुदलियार कमीशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द, देखो यहाँ पर कितने सारे कमीशन के नाम है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन, आप लोग पढ़ लीजिए, डिटेल में मैं बता चुकी हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हैज पेड अटेंशन ऑन लेवल्स ऑफ एजुकेशन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज कोठारी कमीशन। ओके, the session of the parliament is summoned by whom? So it was summoned by the speaker of lok sabha, lok sabha के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ये आहूत किया जाता है। स्वयं रेफर्स टू, स्वयं से क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा, ये टॉपिक कॉमन है टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट में, उसके बाद ये आपका आईसीटी में भी आता है और हायर एजुकेशन में भी आता है। ठीक है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यंग एस्पायरिंग माइंड्स के लिए एक्टिव लर्निंग के वेब्स का अध्ययन करना। वैसे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी अगर यही इंग्लिश में डेफिनेशन फुल फॉर्म इसकी देख लेंगे तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के दूरस्थ शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन बिल्कुल सही है। सो वो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इट सप्लीमेंट्स फॉर्मल एजुकेशन, बिल्कुल सही है। ठीक है, करेक्ट बोला है, डिस्टेंस एजुकेशन के लिए फॉर्मल एजुकेशन का एक पूरक है, एक सप्लीमेंट है। दूसरा बोला जाता है इट रिप्लेसेस द फॉर्मल एजुकेशन, बिल्कुल सही, देखो ये उसका सप्लीमेंट भी है और उसको रिप्लेस भी करता है। इट एनहांसेस द एक्सेस टू एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन का ये फायदा होता है कि आप कहीं पर भी बैठकर कैसे भी
कहीं से भी अपनी एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन की एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन के लिए कहीं दूर नहीं जा पाते, तो उनके लिए ये डिस्टेंस एजुकेशन एक बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैट्यूटरी बॉडीज, यानी कि संविधिक निकाय कौन-कौन से हैं? तो पहला तो है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और दूसरा है एआईसीटीई यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। देखो स्टूडेंट्स, एग्जाम में ना ये क्वेश्चन को उल्टा घुमा करके भी पूछा जा सकता है। आपको पूछा जाएगा कि क्या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर नहीं है? तो यही चीजें होती हैं। तभी मैं आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन एमसीक्यूज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आती हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एंड उन्हीं क्वेश्चंस को घुमा के कैसे पूछा जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स एड्रेस द एकेडमिक, टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम? सो ये है रिपोर्ट ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, जो कि 1965 में आया था। सर्जेंट रिपोर्ट भी पढ़कर जाइएगा, हाँ, तो कमीशन भी थोड़ा-थोड़ा पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम में क्योंकि कम टाइम है, अगर आप लोगों ने पढ़ी है ये चीज़ें, तो रिविज़न ज़रूर कीजिएगा। अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है अभी तक, तो आपको फिर जाने की भी आई थिंक ज़रूरत नहीं है, पीवाईक्यूज़ कर लीजिए, काफ़ी होगा, ओके? नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के रिगार्ड में कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है? सो ये क्या है? ये ना तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही ये संवैधानिक निकाय है और ना ही ये एक वैधानिक निकाय है। और दूसरा है, इट इज अ थिंक टैंक, ये एक थिंक टैंक है। ठीक है, सो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से ही पता चल रहा है या तो ए और बी दोनों ऑप्शंस होते या फिर सी होता, ये एक साथ नहीं हो सकते थे कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अक्टूबर 2022 में पूछा गया था, पुअर एनालिसिस इन हिस्टोरिकल रिसर्च इज ड्यू टू। सो ऐतिहासिक शोध जो होता है, उसमें खराब विश्लेषण का एक कारण क्या है? ये आप लोगों का क्वेश्चन जो है, मैं बता देती हूँ कि रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर का क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको हायर एजुकेशन में भी कंसिडर किया जा सकता है। आंसर आप इसका यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following establishes the Central Hindu Girls School at Banaras with the objective of imparting Western education of girls? So इसका करेक्ट आंसर क्या है? एनी बेसंत। सो क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, द गोल ऑफ टीचिंग एज कंपेयर टू ट्रेनिंग इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ व्हाट? सो देखो, टीचिंग को अगर हम लोग ट्रेनिंग के साथ कंपेयर करें तो बताया गया है कि इसके क्या गोल्स होते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, ऑप्शंस पर जाने से पहले आपको मैं डिफरेंस बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को आंसर आइडेंटिफाई करना और भी इजी हो जाए। सो पहले हम लोग ट्रेनिंग की बात करते हैं। ट्रेनिंग का हिंदी मतलब होता है प्रशिक्षण। ओके, सो ट्रेनिंग एक टेक्निक होती है फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशंस। बड़ी बड़ी कंपनीज में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जाती है किसी पर्सन के स्किल्स को, नॉलेज को, उनके एटीट्यूड को अपनी कंपनी के या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के बराबर पहुंचाने तक के लिए, तो वो होती है ट्रेनिंग। टीचिंग यानी कि शिक्षण। शिक्षण क्या होता है? टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग अ पर्सन विथ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिकल हैंड ऑन एक्सपीरियंस। ठीक है, टीचिंग होता है किसी के साथ अपना नॉलेज शेयर करना, और इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सिर्फ लेक्चर देकर हम टीचिंग कर सकते हैं, प्रैक्टिकल करवा करके हम लोग टीचिंग कर सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अपने स्टैंडर्ड, अपने ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में हम हैं, वहां के स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए किसी पर्टिकुलर पर्सन को ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, उनके स्किल्स और नॉलेज को एनहांस करने में मदद की जाती है। सो ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है। पहला ऑप्शन बोलता है प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड आइडियाज एज अ रिजल्ट ऑफ डिसिप्लिन ड्रिल। सेकेंड ऑप्शन बोलता है शेयरिंग एंड केयरिंग लीड्स टू क्रिटिकल एंड क्रिएटिव रिफ्लेक्शन, establishing beliefs and values leading to change in attitude, and fourth option बोलता है associating ideas with which are similar and dissimilar। so correct answer है ऑप्शन नंबर बी, कि शेयरिंग और केयरिंग जो है, ठीक है, इसमें वो क्रिटिकल और क्रिएटिव रिफ्लेक्शन हम लोगों तक पहुंचाती है। इसमें जैसे ये आता है टीचिंग के अंदर, ठीक है, टीचिंग में अगर आप लोग देखोगे ना, तो डायरेक्ट डेफिनेशन ही हमें ये बोलती है कि शेयरिंग एंड केयरिंग लीडिंग टू अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक टीचिंग एंड क्रिएटिव रिफ्लेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स नॉलेज, ठीक है। सो टीचिंग हमें क्या करती है, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक टीचिंग, ये सब के साथ स्टूडेंट्स के नॉलेज को एनहांस करने में मदद करती है। सो वही इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि गोल ऑफ टीचिंग एज कंपेयर टू ट्रेनिंग इज टू प्रोवाइड व्हाट। सिर्फ यही एक डिफरेंस है ऑप्शंस में जो कि टीचिंग और ट्रेनिंग को अलग करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in Gagne's learning hierarchy, which of the following types immediately precedes concept learning? तो गैगने की हायरार्की क्या बोलती है ये आपको पहले बता देती हूँ। सो गैगने के अकॉर्डिंग हायर ऑर्डर ऑफ लर्निंग जो होता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग जो होता है, वो एक हायरार्किकल फॉर्मेट में बताया गया है अपॉन द लोअर लेवल। ओके, द लोएस्ट फोर ऑर्डर्स टेंड टू फोकस ऑन द मोर बिहेवियरल एस्पेक्ट्स। जो गैगने के लोएस्ट फोर फेजेस, लोएस्ट फोर ऑर्डर्स होते हैं, वो किस पर फोकस करते हैं, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स पर फोकस करते हैं, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग पर फोकस करते हैं। जबकि जो हाईएस्ट फोर ऑर्डर्स होते हैं लर्निंग के, वो फोकस करते हैं किस पे, कॉग्निटिव डोमेन पर। ओके, सो इस चीज को एक तो आपने याद रखना है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अब डायरेक्टली पहले मैं आप लोगों को आंसर बताती हूँ, फिर ऑप्शंस हम देखेंगे, ठीक है। गैगने की लर्निंग हायरार्की के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट लर्निंग जो है वो किसके पहले तुरंत आता है, उससे पहले आता है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, यानी कि विभेदन अधिगम, ठीक है। सो वन बाय वन हम देखते हैं। पहला आता है जैसे कि सिग्नल लर्निंग, इसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग भी बोलते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग भी इसको बोला जाता है। इन दिस लर्निंग the unconditioned stimulus is paired with the conditioned stimulus, okay। and अगर हम SR learning की बात करें तो इसको हम instructional learning बोलते हैं। एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है गैगने लर्निंग हायरार्की से, इसको इंस्ट्रक्शनल लर्निंग बोलते हैं। एंड इस तरह की लर्निंग में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटर जो होता है, जो एक्सपेरिमेंट करने वाला पर्सन होता है, वो किसी सब्जेक्ट के रिस्पॉन्स का के लिए काफी देर तक वेट करता रहता है। नेक्स्ट आ जाता है चेन लर्निंग। सो चेन मीन्स द कनेक्शन ऑफ अ सेट ऑफ इंडिविजुअल SR इन सीक्वेंस। सो SR लर्निंग में जो सीक्वेंस होता है उसको एक फॉर्मेट में यहाँ पर चेन लर्निंग में किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। ओके, सो डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग में मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन भी इसको बोल सकते हैं। इसमें हायर मेंटल प्रोसेस को यूज किया जाता है, ठीक है। एंड जैसे स्टूडेंट्स को यहाँ पर सोचना सिखाया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाया जाता है, तो ये सब चीजें आती हैं गैगने के लर्निंग हायरार्की के अंदर। और भी इसमें ऑप्शंस होते हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स है, कॉन्सेप्ट लर्निंग आता है, वर्बल एसोसिएट लर्निंग इसके अंदर आता है, ठीक है। Next question is, there is abundant scope for promoting concept learning under which stage of development of learning, ठीक है। सो यहाँ पर बोला गया है अधिगमकर्ता के विकास की कौन सी अवस्था में संप्रत्यय अधिगम के संवर्धन के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहती है। सो करेक्ट आंसर है इसका अडोलेसेंट। अब देखो यहाँ पर जो 4 लेवल्स बताए गए हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होते हैं ना, सिर्फ किसी बच्चे का डेवलपमेंट लेवल होता है। एक छोटा बच्चा होता है, देखो प्री एडोलेसेंट, अडोलेसेंट, छोटा सा बच्चा, इन्फेंसी क्या होते हैं, ठीक है। सो इन्फेंसी बहुत से बच्चों ने नया सुना होगा जरूर। सो इन्फेंसी को सेंसरी मोटर स्टेज बोला जाता है, ये आप सभी ने जरूर सुना होगा, मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। सेंसरी मोटर स्टेज इसको बोला जाता है इन्फेंसी को, ठीक है। द चाइल्ड डज नॉट येट हैव अ मेंटल पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी, देयरफॉर इट डज नॉट हैव अ सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंट, ठीक है। सेंसरी मोटर होता है कि इसमें अभी तक बच्चे की सेंसेस जो है, मेंटल पिक्चर क्लियर नहीं होती है बच्चे के दिमाग में, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो परमानेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको सेंसेस के बेस पे ध्यान से नहीं समझ पाता, ठीक है। लैंग्वेज जो है इसमें उनको थोड़ा थोड़ा समझ आने लग जाता है, वर्ड्स को वो रिप्रेजेंट, फीलिंग्स को वो रिप्रेजेंट स्टेज में करने लग जाते हैं। चाइल्डहुड की अगर बात करें, ठीक है, चाइल्डहुड को क्या बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज और अर्ली टू मिडल स्टेज, और अर्ली टू
मिडल स्टेज भी इसको बोला जाता है, ठीक है, या फिर अर्ली टू मिडल चाइल्डहुड। तो इसमें क्या होता है, कुछ प्रोग्रेस बच्चों की होने लग जाती है, थॉट्स को लेकर के, फिजिकल वर्ल्ड को लेकर के चीजें समझने लग जाते हैं। अडोलेसेंट की अगर बात करें, इसको लेटर चाइल्डहुड और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी बोला जाता है। लेटर चाइल्डहुड और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। चिल्ड्रन कैन थिंक लॉजिकली मच मोर सक्सेसफुली इफ दे कैन मैनिपुलेट रियल पिक्चर्स। ओके, सो इसमें क्या होता है कि वो चीजों को ज्यादा समझने लग जाते हैं, जैसे इसमें बोला है कि कॉन्सेप्ट्स को प्रमोट करने लग जाते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट लर्निंग हो जाती है इस स्टेज में, तो चीजों को वो ज्यादा अच्छे से समझने लग जाते हैं। इस स्टेज में क्या होता है, 6 से लेकर के एज तक के बच्चे होते हैं, 6-7 एज के बच्चे होते हैं, जिनका वेट जो है हर एक चीज़ें बढ़ती हैं समय के साथ-साथ, ये सब चीज़ें इसमें आती है। उसके बाद आता है प्री एडोलेसेंट। सॉरी स्टूडेंट्स, ये वाला जो मैंने आप लोगों को बताया अभी, ये होता है प्री एडोलेसेंट, ठीक है। अब जो मैं बताऊँगी ये एडोलेसेंट लर्निंग है, इसको आप लोग बोल सकते हो ऑपरेशनल स्टेज, इसको बोल सकते हैं, ठीक है। 12 साल तक का बच्चा इसमें आता है, वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट सीखने लग जाता है, ठीक है। दिस स्टेज सीज द इमर्जेंस ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग, फॉर्मुलेटिंग, ये हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना वगैरह करने वो लोग लग जाते हैं। तो लास्ट वाला ड्यूरिंग एडोलेसेंट है, और इससे पहले जो मैंने बताया ये प्री एडोलेसेंट था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द टेस्ट डेटा टेल्स अस अबाउट a student's level of proficiency in a defined area, the procedure of evaluation is called। अगर हम एक टेस्ट डेटा करते हैं, उसमें स्टूडेंट का लेवल और उसकी प्रोफिशिएंसी बताई जाती है किसी, लेकिन एक पर्टिकुलर डोमेन में ही, ठीक है, तो वो कौन सी इवैल्यूएशन हुई होती है, वो हुई होती है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग, यानी कि निकष संदर्भित परीक्षण, ठीक है। सो देखो, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग में क्या होता है, एक क्राइटेरिया, इसको हम लोग हिंदी में मानदंड भी बोलते हैं, ठीक है। एक मानदंड सेट कर दिया जाता है, जैसे कि एनटीए, यूजीसी नेट और सेट एग्जाम में होता है कि 50% अगर आप लोगों ने स्कोर किया है, ठीक है, सो क्या होगा, 50% या उससे ज्यादा स्कोर किया है तो आप नेट और सेट एग्जामिनेशन दे सकते हो, अदरवाइज आप लोग ये एग्जाम नहीं दे सकते। तो ये क्राइटेरिया सेट कर दिया है, जिसके हिसाब से स्टूडेंट्स का लेवल और प्रोफिशिएंसी को चेक किया जाता है। सो ये क्राइटेरियन रेफरेंस होता है। नॉर्म रेफरेंस में बच्चों को आपस में कंपेयर किया जाता है, एक बच्चे को दूसरे बच्चे से उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है। समेटिव जो हमारे फाइनल रिजल्ट होते हैं, सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं, उसका जो रिजल्ट होता है, जिसमें ग्रेड्स में आपको चीजें दी जाती हैं। और फॉर्मेटिव होता है जो ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी कि क्लास के अंदर अंदर ही जो इवैल्यूएशन मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 बोलती है, यूज ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एज सप्लीमेंट हैज द पोटेंशियल टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होता है जो कि एक हम लोग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यानी कि अभिक्रमित अनुदेश सामग्री, ठीक है, ये क्या करते हैं, लर्निंग आउटकम्स को ऑप्टिमाइज भी करते हैं, उसको बेहतर भी बनाते हैं, उसको इष्टतम बनाने की संभावना उसमें होती है, उसका पोटेंशियल उसमें होता है। नेक्स्ट आ जाता है आईसीटी। इफ यूज्ड, आईसीटी मैं बता चुकी हूँ, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब चीजें, judiciously will render teaching learning system effective and efficient। सो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यानी कि इसमें दूसरे स्टेटमेंट में बोला गया है कि अगर हम लोग कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब चीजों को टीचिंग लर्निंग में यूज करते हैं, अच्छी तरीके से हमें यूज करना आता है और उसको पूरा फायदा हम उठा रहे हैं, तो टीचिंग लर्निंग सिस्टम को, उसके प्रोसेस को बहुत अच्छा बनाया जाता है, उसको प्रभावी और कुशल बनाया जा सकता है। दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, assertion reason based for ensuring successful teaching learning systems, both norm reference testing and criterion referenced testing procedures for interpretation of scores have to be synthesized। यानी कि प्रभावी शिक्षण, अगर हम लोग टीचिंग लर्निंग सिस्टम को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, इंश्योर करना चाहते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में भी और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग प्रोसीजर में भी, ठीक है, फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर हैव टू बी सिंथेसाइज्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों को संश्लेषित करना, किया वहां पर जाना चाहिए चीजों को। ओके, इसका कारण ये बताया गया है, पेरेंट्स एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स अलोंग विद द स्टूडेंट देमसेल्व्स नीड टू नो द स्टेटस ऑफ अकम्प्लिशमेंट इन टर्म्स ऑफ लेड डाउन क्राइटेरिया एंड रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स विज़-अ-विज़ दैट ऑफ अदर्स।
इसका कारण ये बताया गया है कि जो पेरेंट्स होते हैं और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं यानी कि जो टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स के साथ मिलकर उनको ये करने की ज़रूरत है कि वो अकम्प्लिशमेंट स्टेटस को जानें, ठीक है? कैसे क्राइटेरिया को लेट डाउन किया जा सकता है, रिलेटिव पोजीशंस पार्टिसिपेंट की क्या हो सकती है, इन सब के बीच में रिलेशनशिप क्या हो सकता है, ये सब यहाँ पर कहा गया है। इसका क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू तो हैं और साथ ही रीजन भी इसका बिल्कुल करेक्टली इसको एक्सप्लेन कर रहा है। बहुत ईजी है, हमने हर एक चीज को देखा है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन में ना आपको पहले ये पता होना चाहिए, फिर दूसरी टर्म यूज होनी चाहिए, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि टीचिंग लर्निंग को सक्सेसफुल कैसे बनाया जा सकता है। तो इन छोटी-छोटी टर्म्स को जब आप रिलेट करोगे, ये सेपरेट टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, इनको जब रिलेट करोगे, तो आप लोगों के लिए चीज़ें और भी आसान हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर कॉम्पिटेंसी बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड। टीचर कॉम्पिटेंसी की अगर बात करें, यानी कि अध्यापक प्रवीणता की अगर बात करें, वो किस डोमेन में पर्सनालिटी और एटीट्यूड को बिलोंग करता है। करेक्ट आंसर है लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिकेसी, यानी कि नियंत्रण और आत्म सामर्थ्य की संस्थिति। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल factors affecting teaching are related to instructional facilities and learning environment। करेक्ट आंसर पर जाते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 5। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक रीडिंग मटेरियल फॉर यूज। देखो इसमें कहा है कि फैक्टर्स जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से वो पोटेंशियल है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी के हिसाब से जो किसको अफेक्ट कर सकते हैं। यानी कि देखो, इंस्ट्रक्शन हमें टीचर ने किसी बच्चे को इंस्ट्रक्शन देनी है, कौन सी वो चीजें हैं जो कि इसमें बाधा बन रही हैं, ये एग्जैक्टली पूछा है। अगर हमारे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, अच्छी सी रीडिंग मटेरियल नहीं है, तो वो हमारे फैक्टर वो हमारी टीचिंग को अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद है प्रोएक्टिव मूव्स इन द इंटरेक्टिव प्रोसेस। प्रोएक्टिव मूव्स अगर हम लेते हैं किसी भी टीचिंग लर्निंग इंटरेक्टिव प्रोसेस में, तो वो भी उसमें हमें अफेक्ट कर सकता है। और लास्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्ट क्लासेस। अब देखो स्मार्ट क्लासेस की अवेलेबिलिटी आप तो बोलोगे कि अच्छी बात है ना, ये तो पॉजिटिवली अफेक्ट करता है, लेकिन कई लोगों को वो यूज करना भी नहीं आता, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी इस चीज पर होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग होलिस्टिक विजुअल लर्निंग सिस्टम स्टाइल, विच ऑफ द गिवन have learning styles holistic and virtual। ठीक है, करेक्ट आंसर इज रिलेटिंग कॉन्सेप्ट टू पर्सनल एक्सपीरियंसेस। देखो जैसे कि कोई चीज अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, होलिस्टिक और वर्चुअल का मतलब होता है बिल्कुल आप लोगों को एक दृश्य, आप लोगों की इमेजिनेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर देना कि आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओ। हर एक टॉपिक को जैसे मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपको हमेशा बताती हूँ, है ना। पुराने स्टूडेंट्स को पता हो गया, थ्योरी कॉन्सेप्ट्स भी हमने ऐसे ही कवर किए थे। उसमें क्या होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ रिलेट कर लेना हर एक चीज को। देन वी हैव ऑप्शन नंबर 5, प्रेफरिंग टू कोऑपरेट रादर देन कॉम्पिटिट। ओके, उसमें क्या होता है, कोऑपरेट करना यहाँ पर बताया जाता है, ना कि किसी को ऑर्डर देना, ना कि किसी के सापेक्ष करना। परसीविंग ग्लोबल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड मटेरियल। ग्लोबल एस्पेक्ट्स जो हैं किसी भी मटेरियल के, किसी भी कॉन्सेप्ट के, उस चीज को अगर हम अच्छे से समझ के प्रेजेंट करते हैं, तो वो एक विजुअल लर्निंग स्टाइल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, द मॉडलिटी ऑफ टीचिंग हैज टू बी डिफरेंशिएट फ्रॉम ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग इन टर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग आउटकम। देखो ट्रेनिंग क्या होता है, टीचिंग, इंस्ट्रक्टिंग, ये जितनी भी चीजें हैं ना, यहाँ छोटी छोटी टर्म्स हैं, आपको पता होनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, इससे क्या होता है, ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन जब दिया जाता है तो किसी पर्टिकुलर बच्चे का क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा दिया जाता है। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप सभी को अपकमिंग एग्जामिनेशन में जरूर मदद करेंगे। आप चाहते हो कि सेशन को मैं कंटिन्यू करूं एंड कोई पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर यूनिट पे आप एमसीक्यू सीरीज चाहते हो, तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं जरूर आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करूंगी। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल